سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Jazakallah. The proceedings of this meeting are going live and are recorded. We will start with Nishtar Medical University and Allied Institution, Multan. जो निश्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपना तारुफ करा दें. Assalamualaikum sir, I'm Professor Dr. Mehnaz Sakhwani and I'm Vice Chancellor, Nishtar Medical University, Multan. Thank you. फरहान सईद, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान सर. फरहान साहब, आप निश्तर को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं? सर निश्तर में अभी 2 वीक्स बिफोर ऑर्डर हुए हैं सर, मैं इसको देखता हूँ. MS कौन है मैडम? MS आए हुए हैं? जी सर, MS को आगे जाहिद अहमद MS निश्तर सर. मैडम, ये जो MS की पोस्ट है, इस दिस ये हमारे पास जो MS अभी है निश्तर में, ये रेगुलर हैं या? सर रेगुलर MS के इंटरव्यू कल हुए हैं सर, अभी आने रेगुलर. कितने अरसे से हमारे पास रेगुलर MS नहीं है? सर ये लास्ट नवंबर से 5 months. लास्ट नवंबर वाले थे वो रेगुलर थे? जी सर. अच्छा. MS साहब, योर गुड नेम सर? डॉक्टर जाहिद अहमद सर. डॉक्टर जाहिद साहब, हमारे पास निश्तर हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स हैं? सर वेंटिलेटर सर 150 के करीब हैं सर. 150 के करीब वेंटिलेटर्स हैं. सारे काम कर रहे हैं? नहीं सर, उनमें से सर 72 सर फंक्शनल हैं सर, बाकी जो है ना वो कुछ नॉन फंक्शनल है सर, कुछ कंडम हुए हैं सर. बाकी सारी मशीन्स MRI, CT स्कैन? सर CT स्कैन 2 हैं सर, बेसिकली 3 हैं सर, 2 फंक्शनल हैं, 1 नॉन फंक्शनल है सर. ठीक है. और MRI सर 1 है फंक्शनल है सर. और जो डायलिसिस के हम मरीजों को देखते हैं सर, हमारे पास 32 सर मशीन हैं सर, 2 हमारे पास यूनिट हैं सर, एक ओल्ड एक न्यू सर. उसमें सर तकरीबन 90 डायलिसिस डेली की हो रही हैं सर, और वो सारी मशीन फंक्शनल है सर और अंडर वारंटी हैं सर. जो वेंटिलेटर्स ख़राब हैं आपने, और जो बाकी एक मशीन ख़राब है CT स्कैन वाली, जी सर. आपने सेक्रेटरी साहब को बताया है कि वो हमारे पास मशीन नहीं है? जी सर, इन्फॉर्म्ड है सर, सर को इन्फॉर्म किया हुआ है सर, CT स्कैन के बारे में ब्रीफ भी सर भेजा हुआ है हमने. उसकी सर ट्यूब का इशू है सर, पहले जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सर उसका हुआ था वो विदाउट ट्यूब था सर, और अब हम ट्राई कर रहे हैं सर विद ट्यूब करने की सर. वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया सर, नेक्स्ट FNPC का वेट कर रहे हैं सर हम. तो जो ही सर FNPC होती है सर उसमें अप्रूवल लेके सर हम उसमें उसको सर फंक्शन कर लेंगे सर. बर्न यूनिट मुल्तान का क्या स्टेटस है? उसके MS आप उसको भी वाइस चांसलर देखती हैं? सर वो अंडर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनके सेपरेट ED भी हैं साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ओके. क्या हालात है मैडम निश्तर के? सर ठीक है माशाल्लाह. ठीक है जी सर. थैंक यू वेरी मच सेक्रेटरी साहब. मैं इसको डिटेल में मैंने निश्तर को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मेरे दादा जब हेल्थ मिनिस्टर थे 1954 में, सो उन्होंने अपनी लैंड दी, हमारी फैमिली लैंड, उसके ऊपर निश्तर कंस्ट्रक्ट हुआ. एंड हमारी अपना बड़ा लगाव है हमारी, और निश्तर की एक ही वॉल है पीछे से. सो दिस हॉस्पिटल इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड वी वांट कि ये साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एंड इट केटर्स अराउंड 11-12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब एंड देन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध एंड लाइकवाइज बलूचिस्तान. सो इस पे बड़ा लोड होता है हमेशा. वी ऑल्सो हैव निश्तर 2 जिसकी भी कैपेसिटी एक अच्छी है, बट उसमें भी इश्यूज़ हैं. उसकी SNE मुकम्मल नहीं है. निश्तर 1 पे अगर आप तकलीफ़ करें, आई विल बी ग्रेटफुल. मोटरवे है, 3 घंटे का सफ़र है. इफ़ यू कुड विज़िट निश्तर सम टाइम, मेरे साथ कर लें, तो हम ज़रा निश्तर के उधर बैठ के जो इनके इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हमें करने चाहिए सर. थैंक यू सो मच. DG ऑडिट.
Assalamu alaikum, sir. Sir, I'm Faryal Maksi. I'm Director, Punjab Audit. Sir, with your permission, may I डीजी साहब proceed? का है? सर, डीजी साहब ने आपसे शायद परमिशन ली थी। अच्छा, ठीक। हमारी सर वो एनुअल ऑडिट प्रोग्राम की मीटिंग है तो ठीक। इवन यू आर सन ऑफ द डॉटर ऑफ द सॉइल, साउथ से ही आपका ताल्लुक है। जी सर। प्लीज़। सर, may I start? जी। सर, ये पहला पैरा है 19.4.260। सर, ये पैरा is related to the penal rent of two doctors जो कि पोस्ट आउट हो गए थे, लेकिन 2-3 साल उन्होंने गवर्नमेंट रेजिडेंस को ऑक्यूपाई रखा। और 19 सर ये पेज नंबर 196। सर, इसकी रिकवरी कोई 10,79,000 की है, जिसमें से 1 लाख 1.25 लाख की रिकवरी करवाई है एक डॉक्टर साहब ने। एक रिटायर हो गए हैं और दूसरे अभी भी सर्व कर रहे हैं। सर थैंक यू सर। सर इसमें हमारी रिक्वेस्ट ये है सर, इसमें 2 डॉक्टर्स हैं सर, एक का ट्रांसफ़र सर डीजी खान, एक का सहीवाल हुआ सर। एक डॉक्टर साहब जो डीजी खान गए सर, लाजिम बात है डीजी खान आपको पता है कि रिमोट एरिया है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता सर। जब वो गए तो सर उन्होंने घर जो निश्तर वाला घर था उन्होंने अकोमोडेट का 22 मंथ तक सर। जो दोस्त सर गए, डॉक्टर साहब गए, सहीवाल उन्होंने 16 मंथ तक रखा सर। SNGD की जो पॉलिसी है सर, चूँकि निश्तर की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है हाउस रेंट के हवाले से सर कि कितना टाइम वो रख सकते हैं। SNGD की जो पॉलिसी है सर वो 2 साल तक ट्रांसफ़र केस में रख सकते हैं। तो उसमें हमारी सर रिक्वेस्ट ये है कि एक तो वो डीजी खान को जो सर्व करने गए हैं अल्टीमेटली उन्होंने फैमिली मिनिस्टर में रखी, मुल्तान में रखी है सर, तो 22 मंथ सर। तो SNGD की पॉलिसी के मुताबिक वो 2 साल तक रख सकते थे सर, और एक ने 16 माह तक रखी है सर। तो इसमें पीनल रेंट नहीं लगना चाहिए सर। हमारी सबमिशन ये है कि सर जब इनके रूल्स ना हो तो SNGD के रूल्स अप्लाई होंगे इधर? सर, अगर इन्होंने अडॉप्ट किया है, अगर अडॉप्ट की वो पॉलिसी, वो दिखा दें कि इन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया ऑफिशियली। दूसरा, वो तो एक जनरल पॉलिसी है और केस टू केस परमिशन होती है कि ये इस केस में फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन देती हैं, वो दिखा देंगे। आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली है? सर देखिए, यूनिवर्सिटी की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है सर वो वाइस चांसलर होती है, तो उन्होंने अलाउ किया हुआ था सर, वो रह रहे थे। तो सर हमारी इसमें सबमिशन ये है कि उसको लीनिट भी अगर वाइस चांसलर ने परमिशन दे दी है तो फाइनेंस आपने वो पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है ऑफिशियली? सर इसमें सर देखें, जो भी SNGD की पॉलिसी है या गवर्नमेंट फाइनेंस के जो भी रूल्स होते हैं सर, जब तक किसी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ के अपने रूल्स रिवाइज नहीं होते वो तमाम रूल्स उन पे इम्प्लीमेंट होते हैं सर, चाहे फाइनेंशियल रूल्स हैं या जो और रूल्स हैं सर। अब अगर सर हम SNGD की पॉलिसी के अगेंस्ट भी सर कोई वो कर लेना सर, अगर हम उसमें, तो फिर भी ऑडिट का ये ऑब्जेक्शन ज़रूर होता है कि आपने SNGD की पॉलिसी को फॉलो क्यों नहीं किया सर। सर, हमारी इस पे प्ली ये है कि SNGAD की पॉलिसी जो है वो उन ऑफिसर्स पे अप्लाई होती है जिनको SNGAD ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिनकी करते हैं। तो डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो सेक्रेटरी ने की एक चीज़, और सर गवर्नमेंट के जो जनरल रूल्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो 6 महीने या 2 महीने आप घर रख सकते हैं सरकारी, 2 महीने का सर अलाउ होता है। मैडम, जो डॉक्टर है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ना? जी सर। तो वो एज सर्विस एंड सर ये ऑटोनॉमस है निश्तर, तो नो ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई तो है। पैसे तो तनख्वाह तो उसको पंजाब गवर्नमेंट के एक्चेकर से जाती है, तो ऑब्वियसली वो पंजाब गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉई तस्वर किया जाएगा। इस केस में जो आपने प्री PSC में आपने जो बात की है, आपने SNGD से क्लेरिफिकेशन के लिए कहा है? सर जी वो उसमें भी ऑडिट का पॉइंट अभी तक उसे क्लेरिफिकेशन लेनी चाहिए सर। मेरी रिक्वेस्ट ये कि मैडम जो कह रही थी ना सर 2 मंथ और 6 मंथ सर, वो SNGD की पॉलिसी के अंदर है, लेकिन वो इन केस ऑफ रिटायरमेंट है सर, कि अगर कोई बंदा रिटायर हो जाता है तो वो 2 मंथ और 6 मंथ तक रह सकता है। इन ट्रांसफ़र सर जो है वो 2 ईयर है सर। सर इसमें पॉलिसी बड़ी क्लियर है सर, वो सिर्फ ये जो SNGD वाली पॉलिसी है उस पॉलिसी में सीट्स भी लिखी हुई हैं और जगह भी लिखी हुई हैं। वो सिर्फ जो सर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं ना वो उनके लिए था, जैसे सर जो AC/DC ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए रखा गया था कि अगर वो डुअल लेते हैं, मतलब एक वो जिस डिस्ट्रिक्ट में गए उनको वहाँ डेजिग्नेटेड अकोमोडेशन अलग मिली हुई है और एक वो उन्होंने लाहौर में या किसी बिग सिटी में रखी हुई है। ये उसके अलावा सर जो जनरल रूल्स हैं बड़ी क्लियर हैं कि पहले 2 मंथ तक आप रख सकते हैं ट्रांसफ़र के केस में, उसके बाद आप फिर परमिशन लेते हैं वो सर होती है 4 माह की।
6 मंथ की सर परमिशन टोटल होती है, उसके बाद दोबारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ली जाती है। अगर वो परमिशन हो तो सर रिटेन कर सकते हैं। और इन्होंने खुद सर एडमिट किया हुआ है, जो इनके डॉक्टर तहाँ हैं जो अभी सर्विस में ही हैं, उनसे तो सर अकोमोडेशन विकेट कराने के लिए इन्होंने इवन सर उनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट करवाया है। तो वो सर परमिशन लेना या वो तो बात ही नहीं। इस बात का आपसे तो कोई एग्जेक्टिव इनका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात। सर वो उन्होंने हमें बताया ना, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो परमिशन नहीं थी, मैं सिर्फ उस हद के लिए बता रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, निश्तर डजंट हैव अ पॉलिसी अकोमोडेशन के हवाले से, सो ये डायरेक्शन नोट कर लें कि इनको डायरेक्ट कर दें कि ये पॉलिसी मरतब कर लें, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के, उनकी अकोमोडेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो, क्योंकि जिनकी नई बनी हुई वो SNGAD के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाइस चांसलर खुद हैं तो वाइस चांसलर को चाहिए कि वो खुद बनाएं अपनी पॉलिसी। सर इसको मैं रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि एसेंशली जिस तरह आपने अभी खुद ही फरमाया कि अगर SNGAD की कोई पॉलिसी मौजूद है तो इसका सुप्रा कवर तो शायद उसी पॉलिसी को ही लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपनी स्पेसिफिक कोई पॉलिसी बनाना चाहता है तो सिंडिकेट के पास ले जाके उस पॉलिसी को अप्रूव करवा लें। बिल्कुल, क्योंकि ऑडिट एतराज़ कर रहा है कि इनके पास पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी हो जाए तो ठीक है। ये पैरा सेटल कर दें। नेक्स्ट Sir, second para is on page 199 and the para number is 19.4.560. सर ये पैरा PG ट्रेनिंग के हवाले से है सर, कि उनसे रेंट और यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो नहीं लिए गए। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, या गालिबन परसों डिस्कस किया था। सर आपकी इजाज़त हो तो कल ही आया था, जिस पर हमने कहा था कि राइट ऑफ होगा, एक रिपोर्ट ये बना के लाएं, ये वो उसी नेचर का पैरा सर। हाँ, इसकी रिपोर्ट ले आएँ। सर इसमें छोटी सी सबमिशन है सर, प्लीज़ सर, एक सबमिशन है सर। बताएं सर, हमने लास्ट डे सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का पैरा डिस्कस किया था सर। उसमें सर जो ऑडिट ने ऑब्जेक्शन रेज किया था या अमाउंट की थी ना सर, उसमें से सर 300 पर मंथ फॉर 5 मंथ सर, जितने भी लोग थे, और 3300 पर मंथ जो गर्मियों के महीने होते हैं सर, 3300 पर पर्सन सर। तो इसमें सर जो ऑडिट ने पॉइंट आउट किया ना अमाउंट सर, उसमें ऑडिट कहता है कि 2000 यूटिलिटी चार्जेस लिए जाएं पर पर्सन सर, 10,000 AC चार्जेस लिए जाएं, 4,478 वो उनसे हाउस रेंट काटा जाए। यहाँ पर सर एक बंदे का 16,478 पर मंथ बन रहा है सर, जो साल का बनता है 1,98,000 सर। चिल्ड्रन के केस में जो हमने देखा सर मुल्तान चिल्ड्रन का सर, उसमें सर 24,000 पर ईयर बनता है सर एक पर्सन का सर। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो सेम कंसीडर किया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल को सर, उसी अमाउंट को हम विड्रा उसकी तरफ जाएँ, राइट ऑफ की तरफ सारी अमाउंट। उसके बाद सर दूसरी ये है कि हमने 500 पर मंथ सर स्टूडेंट से लिया हुआ भी है सर, चिल्ड्रन में हमने कुछ भी नहीं लिया था सर, यहाँ सर 500 हमने लिया हुआ भी है सर पर। सर इसमें अगर हम देखें तो पर ईयर, सर अगर इसका हम कैलकुलेशन देखें तो चिल्ड्रन वाला एक जो है PGR साल में सर 24,600 भरेगा, और सर निश्तर वाले पे 1,97,736 रुपये भरने पड़े हैं साल में, विच इज़ वेरी कंट्रास्ट दोनों का देखा जाए तो। और ऑलरेडी हमारे PGR पे भी कर चुका है 500 रुपीज़ पर मंथ, और सर एक एक रूम में 4-4 और 6-6 PGRs भी शेयर करते हैं। मैडम, ये PSC 1 में भी कोई आइडेंटिकल केस डिस्कस हुआ है, तो उसमें भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का कहा गया है। सो फाइनेंस की इस बात को आप भी तस्लीम करते हुए इसका फ्रेमवर्क बना लें, और पैरिटी नज़र आनी चाहिए फाइनेंस तमाम हॉस्पिटल्स में जो इनसे चार्ज कर रहे हैं हम स्टूडेंट से, तो कम से कम हमें पैरिटी इंश्योर करनी चाहिए। बिल्कुल वो होगा, एक इनकी तरफ से रिपोर्ट आएगी तो उसको कंसिडर करते हुए यही फिर हम इसको पेंडिंग राइट ऑफ कर दें। हाँ सर PSC 1 में हमने की थी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उस पर हम वर्कअप भी कर लेंगे। तो इस PSC 2 की भी आप सेम ट्रीट करेंगे। थैंक यू सर। Sir, next para is on page number 202. 19.4.5.61. सर ये पैरा कैंटीन के हवाले से है कि कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी कुछ पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं। टोटल जो पॉइंटेशन थी सर वो 55 लाख थी आफ्टर वेरिफिकेशन, और उसमें से सर अभी 23 लाख पेंडिंग है, बाकी रिकवर हो गई है।
जी सर इसमें सराय कैंटीन थी हमारी वहाँ पर, इसमें 55 लाख में से सर हमने 27 लाख से रिकवर कर लिए हैं, 20 बाकी सर 23 रहता है सर। उसके लिए कि कंपनी अब काम नहीं कर रही, जो बंदा उस वक्त काम कर रहा था सर उसको ब्लैक लिस्ट भी किया और डीसी मुल्तान को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें वहाँ से अमाउंट रिकवर करके दीजिए सर। डीसी मुल्तान के रेवेन्यू एक्ट के तहत सर। लैंड एरिया का जी सर। ठीक है। जब आपने इनसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो कोई सिक्योरिटी आपने नहीं रखी थी उनसे? सर वो सिक्योरिटी हमने फोरफिट की है सर, और कुछ रिकवरी भी हमने उनसे की है सर। ठीक है, इसको प्रोसीड करें जी जिस तरह आप कर रहे हैं। सर थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। Sir, next para is on page 206. बट एक डायरेक्शन नोट फरमा लें कि फ्रॉम फ्यूचर जब आप इस तरह की ऑक्शन करते हैं तो आप एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मॉडल लेके आएँ और उनको पाबंद करें। सर हम ये प्लान करें कि अगली दफ़ा हम उनसे पहले पूरे ईयर का एडवांस में ले लिया करें ताकि आगे मसला ना हो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। एक यूनिवर्सल पॉलिसी लें। ठीक है। मिनट में आपने नोट किया? हाँ, ये बात हुई थी हमारी कल यूनिवर्सल पॉलिसी बनाने के लिए। सर उसमें शायद मैंने फर्स्ट डे भी आपके सामने सबमिट किया था कि हम डिपार्टमेंट दिस ईयर ऑनवर्ड फाइनेंशियल ईयर हम ऑनलाइन ऑक्शन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, और उसमें ये कैंटीन्स, पार्किंग्स और जो जैनिटोरियल सर्विसेज वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सारे ऑनलाइन डिपार्टमेंट के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, जिसमें जो सिक्योरिटी को आपने कहा इन्हांस करने का उसको भी हम मज़ीद फैक्टर इन कर लेंगे। जी डीजी साहब, डायरेक्टर। सर ये जो अगला पैरा है वो पेज 206 पे है और पैरा नंबर जो है वो 194562। सर ये पैरा जो है ये पार्किंग स्टैंड की रिकवरी है जो कि एक्चुअली 77 लाख थी और जिसमें से सर 63 लाख अभी भी रहती है, और ये सर 2 कॉन्ट्रैक्टर्स से ड्यू है। एक जो कॉन्ट्रैक्टर था सर उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था और 4 महीने अगला कॉन्ट्रैक्ट डिले हुआ और वो पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास रहा, तो उसकी सर अमाउंट बनती थी कोई 58 लाख। और जो अगला कॉन्ट्रैक्टर आया तो सर उसकी जितनी भी अमाउंट थी वो उसने शायद अभी तक नहीं दी, सारी नहीं दी ना, 19 लाख। मैडम ये पैरा जब बना था तो ये 21-22 का था, फिर इस पे SDAC भी हुई थी 22 में। SDAC में क्या कहा था? सर यही कहा था कि 58 लाख जमा कराएं। जी सर इसकी भी ये लाहौर बेस्ड कंपनी थी सर, एट दैट टाइम उसने मुल्तान में काम किया, ड्यू टू कोविड सर वो फिर एट द एंड उसने पेमेंट जमा नहीं करवाई सर, तो उस वक्त एफर्ट्स तो की हॉस्पिटल ने, लेकिन अभी भी सर हमने कंपनी को अप्रोच की है, वो लाहौर में काम कर रही है कुछ हॉस्पिटल्स में सर, तो हमने डीसी लाहौर को भी रेवेन्यू एक्ट के तहत सर लेटर लिखा है कि हमें उसमें सर इसकी ब्लैक लिस्टिंग होनी चाहिए। ब्लैक लिस्ट कर दिया सर इसको। आई एग्री विद यू, इसमें ये वही कंपनी कुछ एक है। सेक्रेटरी साहब हैज टू से समथिंग, आई थिंक ही हैज। ये एक ऐसा सिस्टम है जी कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे एक ही कंपनियों 3-4 कंपनियों ने पूरे पंजाब के अंदर हमें होस्टेज बनाया हुआ। हम लाहौर के एग्जांपल हमने लिए, तो ये मेरे साथ मेरे एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, हमने बड़ा स्पेसिफिकली उनको बुलाकर उन लोगों को डायरेक्ट कर दिया था कि अगले साल के किसी कॉन्ट्रैक्ट में हम इनको पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे जब तक कि ये पुरानी लाइबिलिटी को क्लियर नहीं करेंगे। किसी और नाम से भी? किसी और नाम से भी। तो इन्होंने किसी एक हॉस्पिटल का मैं नाम लिए बगैर बताता हूँ कि 7.6 मिलियन के इन्होंने चेक्स हमें दिए और वो उन डेट्स के मुताबिक हो रहे हैं। कोई एक भी अगर पेमेंट नहीं होगी तो हम उनको ब्लैकलिस्ट भी करने जा रहे हैं। यही वाला मॉडल मेरा ख्याल है निश्तर को भी अपनाना चाहिए। ये वही कॉन्ट्रैक्टर हैं जो लाहौर में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो आप नोट चेंज कर लें एडिशनल सेक्रेटरी से, उसी तरीके से आप रिकवरी कर सकते हैं। सेक्रेटरी साहब इसको आप अपने सेक्रेटेरिएट से ही टेकअप कर लें, इस केस को भी रिकवरी करेंगे जी। सर नेक्स्ट पैरा इज़ ऑन पेज 209 और पैरा नंबर है 19.4.563। सर ये पैरा जो है ये इट्स रिलेटेड टू रेंट एंड यूटिलिटी चार्जेस। सर
निश्तर के अंदर सर जो रेजिडेंशियल एरिया में कॉलोनीज़ हैं उनसे जो वो लिया जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो सर कम लिए जा रहे थे। प्रिवेलिंग रेट वाज 18 पर यूनिट और ये 11 रुपीज़ ले रहे थे। तो सर इसमें ये है कि इसकी पॉइंटेशन के बाद रिकवरी स्टार्ट हो गई हैं पीछे से भी और अभी भी वो दे रहे हैं 18 के हिसाब से। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये व्यू पॉइंट है कि जब पिछली रिकवरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये तीसरी रिकवरी स्टार्ट करेंगे, जो कि ये एडमिटेड है 77 लाख। सर 2021-22 का भी ये पैरा था, तो सर हमने कटिंग स्टार्ट की हुई है। जैसे सर वो कंप्लीट हो जाता है तो हम 20-21 भी कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये बताएं कि जो इनका सेपरेट मीटर अभी आपने दिए? सर इसमें ना रिक्वेस्ट ये है कि हमने वापडा को तो अप्रोच की है मैपको के सर, लेकिन मैपको ऐसा कोई सर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा था। अगर यहाँ से कोई पीएसी को से लेटर चला जाएगा सर, ये बहुत ज़रूरी है सर। इसमें सर मैं थोड़ी सी हाउस को ये प्रेज़ कर दूँ सर कि जो वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं ना सर, वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे कर रहे हैं सर इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि सर जो निश्तर है सर उसको ड्यूअल सप्लाई सिस्टम के तहत बिजली दी जाती है सर, जो बहुत महंगी पड़ती है सर हमें। अब वो जो एम्प्लॉइज़ वहाँ रह रहे हैं सर, उनको भी उसी हिसाब से महंगी बिजली लेनी पड़ती है। अगर ये सेपरेट मीटर लग जाएंगे सर तो ये मसला हल हो जाएगा सर। ये हमने फैसलाबाद के केस में भी हमने किया है। हम इस केस में भी हम लेटर लिखेंगे, आप लेटर लिखें सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैपको को कि जो कमेटी के सामने पैराज आए थे एंड हमने फैसलाबाद में फेस्को को भी ये डायरेक्शन दी है। आप भी पीएसी की डायरेक्शन नोट करें कि इनको जल्द अज जल्द मीटर फराहम किए जाएं। Sir, next para is on page 212. और किसी टाइम इस लेटर के बाद किसी टाइम आप मेरे से रब्ता भी कर लीजिएगा। मैं सीईओ साहब को, मैं अगर जाना पड़ा या आपको लेके जाना पड़ा, हम खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। चाहिए नहीं चाहिए सर। अगला पैरा जो है वो 19.4.5.64 ऑन पेज 212। सर ये भी कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर जो इनकी मेन कैंटीन है। सर इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो पर डे 85,000 रुपीज़ पे किया गया, हालांकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है या पूरे साल का होना चाहिए। ये पर डे के हिसाब से किया गया और उसके हिसाब से भी सर रिकवरी या उससे इतने चार्जेस नहीं लिए गए और अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई। 75 लाख का पैरा है सर। कौन से वाला पैरा? जी सर 75 लाख पेंडिंग ये जो है। पैरा ना 64 वाला सर, ये पर डे वाला नहीं है सर, वो इससे नेक्स्ट पैरा है सर। इस नहीं सर, इस नेक्स्ट ये वही है, क्लब पैरा है, क्लब पैरा ना सोच में आ रहा होगा। तो सर इसमें 75 लाख की जो रिकवरी है सर, अमाउंट रिकवर हो गई है सर। मैं ऑडिट को वेरीफाई करवा देता हूँ सर। 100% होगी जी सर, हो गई है सर। मैं वो क्या होगा नेक्स्ट पैरा पर डे वाला सर पर डे वाला ऑडिट आप वेरीफाई कर लें। ओके सर। सर पर डे वाले पैरा में थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे। नेक्स्ट चलिए। सब्जेक्ट टू मैडम, ये वेरिफिकेशन per day इसी में लिखा हुआ अगला है। वाला। मैडम ये भी वही है, वो इस ये वाला वीसी साहिबा, वी डोंट नीड टू, हम उसकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सेटल्ड है पैरा। नेक्स्ट। ठीक। ओके सर। सर नेक्स्ट पैरा इज ऑन पेज 215। सर ये पैरा भी पिछले पैरे से ही रिलेटेड है। इसमें पर डे वाली बात भी है और एक ही कॉन्ट्रैक्टर को ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्सटेंड किया गया विदाउट द इन्हांसमेंट ऑफ रेट्स, जो 10% एक यूएल पेपरा रूल फॉलो किया है इन्होंने इसमें? नो सर। जी सर पर डे जो है तो डे टू डे बेसिस पे सर कैंटीन देना का कोई रूल है ही नहीं गवर्नमेंट का। और सर ये एक होता है, मतलब अगर ये किया भी जाता है तो ये सर गैप पीरियड को कवर करने के लिए तो जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन सर ये फॉर 3 इयर्स ये पर डे के अकॉर्डिंग ही रेट लेके और ये देते रहे। और ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर इसमें पॉलिसी सर नहीं है, आपने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है? सर ये 2018-19 में सर एक्शन हुई सर,
उसके बाद सर जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इंस्टीट्यूशन ने सर 1 साल के बाद लगातार सर इसमें लिखी हुई हैं डेट्स भी सर 2018 में, फिर 31/10 को, फिर 11 को, फिर सर ये ऑनवर्ड इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइज करता रहा सर। चूँकि कोविड था सर, कोविड में कोई फर्म भी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया सर। तो 11-12 दफ़ा सर हमने एडवर्टाइज़ की सर उसको निस्तर ने, लेकिन किसी फर्म ने पार्टिसिपेट नहीं किया सर। अब उसमें 2 ऑप्शन थे सर, या तो हम कैंटीन को बंद कर देते सर, या जो बंदा वहाँ काम कर रहा था सर हमने उस पर रेट लिया, जो ऑलरेडी रेट कर रहा था सर उसको हमने 365 पे डिवाइड किया सर और 10% इंक्रीज़ किया सर, उसको हमने 85,000 पर डे के ऊपर सर दे दिया। सर समझ आ गई, चले ये तो एक एक्सेप्शनल केस बन गया सर। 18 में तो कोविड नहीं था, 18 में बेड क्यों रिसीव नहीं हुई? सर 18 में बिड सर हुई सर, इसमें नहीं हुई सर, सॉरी 18 में भी बेड नहीं रिसीव नहीं हुई? नहीं हुई सर। और आज का स्टेटस क्या है? सर अब तो चल रही है कैंटीन, ऑक्शन हो गई थी, कोविड के बाद ऑक्शन भी हो गई है, उसमें रिकवरीज भी आ रही हैं, अपडेट हैं सर उसमें सर। वो अब बाकायदा तौर पे एडवर्टाइजमेंट के साथ जी सर, एडवर्टाइजमेंट पर के मंथ साथ देते हैं वो? नहीं सर, उसकी हमने 3 इंस्टॉलमेंट बनाई हुई थी सर, लेकिन अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम कहते हैं लम सम एट द टाइम जब वो ऑक्शन लेगा सर उस वक्त पैसे देगा सर वो। सर अगर हम बंद कर देते उस वक्त तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट को कोई पैसा ना जाता। सर चलाने का मकसद ये था कि कोविड में जबकि कुछ भी नहीं था तो एटलीस्ट सम मनी वाज जनरेटेड एंड दैट वाज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी, दैट वाज डन इन गुड फेथ। हाँ सर कोविड पीरियड सर 2020 में था। 18, सर हमारा 19, सर हमारा एतराज़ सिर्फ इतना सा है कि 18 में कॉन्ट्रैक्ट किया गया पर डे पे, 18 में कोविड नहीं था, तो 18 में मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया गया जिसमें पर डे वाली शिक्ल रखी गई, और अगर उसी को कोविड की वजह से बढ़ाया भी गया 2-3 सालों के लिए तो फिर उस पर 10% उसी पर डे वाले रेट पे इन्हांस क्यों नहीं किया गया? पर ईयर हाँ 10%। सर ये सिर्फ पैरा है, तो उसकी रिकवरी क्यों नहीं, मतलब और जो उसके डिसाइडेड अमाउंट थी वो भी रिकवर्ड नहीं है। मतलब जो ये पर डे की हम चले मान लेते हैं 85,000 पर डे, तो वो भी उसने अमाउंट नहीं दी। रिकवर्ड है सर 100% अमाउंट रिकवर्ड है सर, आप वेरीफाई विद ऑल एस्पेक्ट सर, टैक्सेस भी जमा है, उसके रेंट भी जमा है और सर अमाउंट भी जमा ये है सर। सर अभी रिकवर हुई है बिफोर मैडम ये रिकन्सिलेशन मैंने जब गया मैंने रिकन्सिलेशन की है, एक प्रोब भी हमारी सेक्टर साहब ने करवाई है, उसमें अमाउंट रिकवर्ड है, वेरीफाई किया किस ईयर कब रिकवर हुई है? सर एट द टाइम पहले रिकवर थी सर, रिकन्सिलेशन में इशू था सर, मैं दोबारा रिकन्साइल करवा देता हूँ सर। लेकिन वेरीफाई रिकनसाइल करा लें, इस केस में हम लीनियर व्यू ले रहे हैं सर, थैंक यू। वरना ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, Sir, ये next नोट नहीं कर लें, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सर अगर उसने रिकवरी करा भी दी है 2025 में, तो 2018 से जो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 6-7 साल एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैसे वो गवर्नमेंट कह के रहे हैं कि लेके 18 बैठा वाली रहा। भी हुई हुई है। नहीं सर उस वक्त नहीं हुई, लेटर ही 2025 में लिखा है और फिर उसने रिकवरी करा दी है, तो 7-8 साल जो सर है इसमें आप जो रिकवरी है ना सर एट दैट टाइम हुई पड़ी है सर, मैंने जब चार्ज लिया तो सर इस केस 18 को वाली हुई हुई है। जी सर आप वेरीफाई कराएं, जी अगर मैं वेरिफिकेशन नहीं हो पाती तो आप पैरा को स्टैंड रखें। सर थैंक यू सर। नेक्स्ट ये फिर एटीएम मशीन वाला है केस। सर 55 लाख की रिकवरी एडमिटेड है और एंटिटी कह रही है कि 3 लाख रिकवर हो गए हैं, लेकिन 3 लाख की भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। 3 लाख की आप वेरिफिकेशन कर लें। सेक्रेटरी साहब हमने डिसाइड किया था लास्ट टाइम कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बने इसके ऊपर भी, जो एटीएम मशीन्स हैं और वो बिज़नेस ना करें इधर आकर, तो वो इसको भी आप मेक श्योर करें। आप अपना रिकॉर्ड दिखाएं ऑडिट को इस केस में। आपके पास दो एटीएम मशीन्स हैं सर, ये 2 एटीएम मशीन थी, एक एचबीएल की थी और सर एक allied। एबीएल की थी। हाँ, right। और सर रिकवरी मैडम एबीएल में सर इनकी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट के हिसाब से जो रिकवरी बनती है, मतलब इन्होंने खुद प्रोब किया रिकवरी की, वो सर की इन्वेस्टिगेट किया, तो इनकी ही एडमिटेड रिकवरी है 41 लाख। तो हम तो यही कह रहे हैं कि वो फिर 30 लाख पेंडिंग है करा दें। करा दें। सर इसमें सबमिशन ये है सर कि एक एचबीएल का पैरा है सर, एचबीएल की कैंटीन 2009 में इंस्टॉल हुई थी सर,
ऑडिट जब हुआ सर 2020-21 का सर, तो ऑडिट ने सर 2009 से उसको उठाया कि 2009 से रेंट नहीं आ रहा सर। एट दैट टाइम जब जो इंस्टॉल की गई थी सर, कोई एग्रीमेंट नहीं था। अब हमने बैंक्स अथॉरिटीज़ को, प्रेसिडेंट को भी सर लेटर लिखा, फिर उनकी टीम ने विजिट भी किया, तो उनका जब एट दैट टाइम हमने लगाई दी, तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने आपको फैसिलिटी दी थी। एट दैट टाइम ATM मशीन नहीं हुआ करती, कम हुआ करती थी, तो आपने हमें रिक्वेस्ट की थी उस वक्त कि ATM हमें दी जाए हमारी फैसिलिटी के लिए, तो कोई एग्रीमेंट नहीं था जिसके तहत हम आपको पैसे दे सकें। 2019 के बाद सर हमने एग्रीमेंट किया प्रॉपर, 2019 के बाद प्रॉपर अमाउंट जो है रेंट की भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी डिपॉजिट हो रही हैं सर। इंस्टॉल कब हुई थी मशीन? सर 2009 में सर। 9 से ये 2009 से 2019 तक की रिकवरी है सर। ठीक है। ऑडिट उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आई हुई है, रिक्वेस्ट के ऊपर आपको गवर्नमेंट कैसे? सर एग्रीमेंट भी नहीं है सर, इसका प्रॉपर एग्रीमेंट इसका हुआ है सर, ठीक है। अब उसमें सर एग्रीमेंट 19 से हुआ है या 9 से हुआ है? 19 से हुआ। 19 से वो तो कह रहे हैं कि 19 से और हुआ। सर हम उसके अलावा जो बाकी कैलकुलेशन है ना सर, वो भी 2011 से हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं कि जो ATM वो अब सर वो उसे कमा तो रहे हैं ना, वो पर ट्रांजैक्शन उनको तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही दे देते हैं हॉस्पिटल को। 10 लाख तो सर उन्होंने वो भी नहीं पे किए। मैडम ये अब विदाउट एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रेमिसेस में कोई चीज़ इंस्टॉल ही नहीं हो सकती। अगर हम रूल्स की बात करें तो वो तो दे शुड आंसर कि कैसे हो गया। फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए कोई पॉलिसी फाइनेंस है, कोई फैसिलिटेशन सेंटर्स के लिए? सर एग्रीमेंट ही होते हैं, एग्रीमेंट अगर साइन नहीं हुआ तो फिर इस वक्त तो पोस्ट फैक्टो तो नहीं हो सकता, सेटल ही करना पड़ेगा। डिस्प्लेजर नोट फरमाएं, पैरा सेटल करें। अपना आप लिखें सेक्रेटरी जनरल को, पंजाब असेंबली को, कि ये उसका क्या स्टेटस है, और फिर आप ऑडिट को बताएं। बस ठीक है। उन्होंने करना है। डायरेक्टर साहिबा नेक्स्ट। सर नेक्स्ट पैरा इज ऑन पेज 225। सर ABL का भी सेटल कर दें जी, दोनों। सर अगला पैरा पेज नंबर 225 पे है जी, 225। पैरा नंबर इज 19.4.5 68। सर ये कॉन्ट्रैक्टर का ही पैरा है, और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है सर कि कॉन्ट्रैक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेवी किए गए हैं सर, वो 18 रुपये के हिसाब से किए गए हैं, जबकि 30 के हिसाब से करने चाहिए थे, और 37 लाख की रिकवरी एडमिटेड है जो अभी तक नहीं हुई। सर इसमें 37 लाख की रिकवरी बिल्कुल थी सर। इसमें सर एक है मेन कैंटीन का सर, जो फर्स्ट नंबर अक्षर के ऊपर है सर। ये कौन सी कैंटीन है? सर जो निस्तर हॉस्पिटल की मेन कैंटीन है सर। मेन किस फ्लोर पर है? ये सर ग्राउंड पे है जी सर। सर उसके बाद सर ये सीरियल नंबर 4 पे और 5 पे दोबारा मेन कैंटीन आ रही है सर। हमारा सर इसमें रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो अमाउंट बनती है सर 14 लाख रुपए, वो ओवर स्टेटेड हो गई है सर। 37 लाख में से 14 लाख ओवर स्टेटेड है, 23 लाख जो है वो सर इंशाल्लाह विद इन ए मंथ हम रिकवर कर लेंगे सर। सर ये रिकनसाइल कर लीजिए। जी सर प्लीज़। आप रिकनसाइल भी कर लें, जो अमाउंट रिकनसाइल्ड आती है वो आप 1 महीने नहीं 60 डेज में रिकवर करें सर। थैंक यू सर। लेकिन रिकवर करें इंशाल्लाह सर। क्वेश्चन मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹18 पर यूनिट के आपने किए हुए ये फिक्स हैं आप लोगों के, या अकॉर्डिंग टू जैसे गवर्नमेंट रेट्स हाई इंक्रीज कर देती है या कुछ, तो फिर उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? मैडम अब तो हमने गवर्नमेंट की रोशन डिजिटल ऐप है जो चेंज होती रहती है, अब तो हम उससे कर रहे हैं। एट दैट टाइम फिक्स्ड किए हुए थे मैडम उन्होंने। ठीक है जी मैडम। यानी कि अब आप अकॉर्डिंग टू जो है फ्लेक्सेशन आप इसके मुताबिक करते हैं? जी वो गवर्नमेंट ने ऐप दी हुई है, ऐप में जब हम डालते हैं यूनिट्स तो ऑटोमेटिक करंट रेट आ जाते हैं मैडम उससे। चलें ठीक, थैंक यू। सर नेक्स्ट पैरा इज ऑन पेज 228। सर ये पैरा गार्बेज कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से है।
कि सर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि वो कोई सिरिंज कलेक्टर इनको प्रोवाइड करेगा, पॉलीथीन बैग्स प्रोवाइड करेगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो उसको प्रोवाइड करनी थी वो 20,74,000 की बनती थी, जबकि उसने वो चीज़ें इनको नहीं दी। जी तो हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करें। जी सर इसमें सर सबमिशन ये है कि इसमें सिरिंज पंप्स थे, बास्केट्स थी, पॉलीथीन बैग्स थे और हार्ड गत्ता था सर। उसने सर ये प्रोवाइड भी किए कंट्रैक्टर ने सर, हमारे पास उसकी फ़ोटो कापीज़ भी अवेलेबल थी सर। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ओरिजिनल रजिस्टर अवेलेबल नहीं था सर, जिसकी वजह से ऑर्डर ने कहा जी पहले ओरिजिनल रजिस्टर लेके आए सर। फिर हम जब वापस गए सर, हमने उसको देखने की कोशिश की तो हमें वहाँ वो ओरिजिनल रजिस्टर नहीं मिला सर। फिर MSF ने इंक्वायरी की सर, जो 2 स्टोर कीपर उसमें कंसर्न थे जिनके पास वो रजिस्टर था सर, फ़ोटो कापीज़ अवेलेबल हैं, इट्स मेन रजिस्टर था सर। लेकिन वो स्टोर कीपर दोनों थे जो चेंज हुए सर, एक कहता जी मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया था, दूसरा कहता है मैंने लिया नहीं सर। उस पर MSF ने इंक्वायरी करके सर जो कंसर्न पीडा एक्ट कहते हैं सर वो कर रहे हैं। तो बाकी रिकॉर्ड सर हमारे पास फ़ोटो कापीज़ अवेलेबल हैं जिसको MSF ने टेस्ट भी किया हुआ है सर। MSF क्या स्टेटस है इंक्वायरी का? फरमाया है कि हमने सर 2 स्टोर कीपर हैं सर, उनको जो है ना रिस्पॉन्सिबल इस कमेटी ने सर इसको डिक्लेयर किया है, उनके ऊपर पीडा की कार्रवाई स्टार्ट कर दी है सर हमने। हमारे पास सर जो रिकॉर्ड है सर वो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स से भी हम वेरीफाई करा के दे सकते हैं, टेस्ट करा के दे सकते हैं, साथ ही सर स्टोर कीपर से भी। अगर ऑडिट सर इसको थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले सर इसका, तो ये सर उसका जो फोटो कापी हम जो है ना मौजूद है। ऑडिट तो कभी लीनियंट व्यू नहीं लेगा, चौधरी साहब आप बताएं सर। ये ओरिजिनल रजिस्टर के ना होते हुए आपने फोटोकॉपी कहाँ से कराई? सर ये फोटोकॉपी सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास थी सर, कि उसने मुझे दी है, प्रोवाइड की है कि ये फोटोकॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल नहीं है सर इसका। नहीं तो उसने फोटोकॉपी किस लिए कराई? सर ओरिजिनल से ही कराई होगी, लेकिन सर उसके पास उसने क्यों कराई? जी सर। ये सर आप अपना रिकॉर्ड आप क्यों मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी सर। एक तो जो लोग वो तो कोई आके जो आपने आपका रिकॉर्ड कैसे कर सकता है कोई आके? और आपकी जो इंक्वायरी है सेक्रेटरी साहब बड़ी लिमिटेड है। आप इंक्वायरी का स्कोप सिर्फ आपके स्टोर वाला है, ठीक है इशू है। आप इसका स्कोप बढ़ाएं, ठीक है आप इस पे प्रॉपर प्रोब करें सर, जिसके अंदर आप एक जो कॉन्ट्रैक्टर है आप उसको भूल रहे हैं सर, पैसे देने हैं, ठीक है सर, ये पैसे भी रिकवर करें और एक प्रोब करें इसके ऊपर, ठीक है सर, और फिर प्लीज फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है सर, और सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। सर वैसे अब हॉस्पिटल में अद्वियात का क्या स्टेटस है? सर इमरजेंसी और ICU में सर 100% प्रोविजन है सर, फ्री ऑफ कास्ट हम हॉस्पिटल से सप्लाई कर रहे हैं सर। इंडोर में सर 85% तक है सर, इंडोर और आउटडोर में सर। नेक्स्ट Sir, next para is on page 230. सर ये पैरा पर्टेन करता है अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ अकाउंट। सर कोरोना के दिनों में 305 मिलियन दिए गए पैसे, जिसमें से सर इसको प्राइवेट बैंक में रखा गया, वहाँ से सर 236 मिलियन इस्तेमाल हो गए, और उसके बाद जो पैसे बच गए सर 68 मिलियन उसको PLA अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया इंस्टेड ऑफ SDA अकाउंट। तो PLA अकाउंट जो होता है सर वो नॉन लैप्सेबल होता है, तो वो चलते रहे पैसे, जबकि वो लैप्स हो जाने चाहिए थे अगर वो खर्च नहीं हुए थे तो। और जो खर्च किए हैं 236 मिलियन, उसके मुतालिक हम कह रहे हैं कि इसके वाउच्ड अकाउंट रिप्रोड्यूस करें ताकि इसका ऑडिट हो सके कि ये कहाँ खर्च किए हैं। पहले ये बताएं फंड थे किस मकसद के लिए? सर कोविड के फंड थे सर, ये सेक्रेटरी साहब ने सर हमें दिए थे चेक्स की सूरत में सर। उस वक्त तमाम बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में रखे गए थे सर। इस पे फाइनेंस ने पॉलिसी भी दी थी कि आप वो कमर्शियल में रख भी सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं सर। अब सर ये जो ओरिजिनल पैरा है ये था अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन ऑफ बैंक अकाउंट के आपने गलत रखे हुए हैं, उस पर सर हमने फाइनेंस की पॉलिसी दे दी थी कि उसमें अप्रूवल थी। जब वो हमने दिखाने हैं तो ऑडिट ने कहा जी आपने इसके वॉइड अकाउंट भी नहीं दिखा है। हालांकि सर कोविड के ऊपर ऑडिट भी हुआ सर और उसमें पैराज भी लगे सर। अगर रिकॉर्ड प्रोवाइड ना किया गया होता सर तो मेरे ख्याल में ऑडिट पैराज कोविड फंड्स के ऊपर ना लगते सर। मेरे पास पैराज हैं सर, अगर कहते हैं तो मैं नहीं, पैराज हम दिखाएं आप अपने वॉश्ड अकाउंट्स सर, और वो जो पॉलिसी है फाइनेंस की सर वो दिखाएं ऑडिट को। डी फाइनेंस की पॉलिसी थी ऐसी? पॉलिसी कौन सी? आपने परमिशन ली थी बैंक अकाउंट खोलने की? देखिए वो कह रहे हैं कि पॉलिसी सेक्रेटरी साहब की तरफ से आई हुई थी। पॉलिसी है सर, लेकिन बैंक अकाउंट परमिशन से खुलता है, वो अगर है परमिशन तो दिखाएं। सर ये जो बैंक अकाउंट खुले हुए हैं मेरे ख्याल में जब ये निस्तर बना है तब से खुले होंगे सर। दिखाएं।
जब ये कोविड का सर पूरा पीक पे था तो फाइनेंस ने सर इसमें हर इंस्टीट्यूशन के लिए सर परमिशन दी थी उसी सेंक्शन में जितने फंड्स थे, और उसके तहत फिर सर हर इंस्टीट्यूशन ने अपने कमर्शियल, आपने देखा होगा सर एक पहले दिन भी सर एक तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का भी इस तरह सेम केस था, तो उसमें ये था कि सर परमिशन दी गई थी फ्रॉम दी फाइनेंस डिपार्टमेंट कि आप वो सारे फंड जो है अपने उस बैंक अकाउंट में मेंटेन करेंगे और वहाँ से आप यूटिलाइज करेंगे। अब रहेगा सर एक क्वेश्चन के जो इनका रिमेनिंग अमाउंट का है वो सर अब इंस्टीट्यूशन खुद सर एक्सप्लेन कर देता है, उसकी ट्रीटमेंट सब्सिक्वेंटली हम सर देख लेते हैं, लेकिन जो टू दी एक्सटेंट ऑफ सर परमिशन है वो फाइनेंस ने सर दी हुई दिखा देना जी मुझे। चले वो तो फाइनेंस की परमिशन तो होगी, पर फंड उसके बाद भी वो कहते हैं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर देखिए ये जो SDAC हुई थी ना सर, SDAC का जो डिसीजन था, द ऑडिट फॉर्मेशन स्टेटेड दैट रिमेनिंग फंड्स 68 million हैज़ बीन शिफ्टेड टू PLA, चलान इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन, हैंस द पैरा सेटल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ चलान। सर हमने वो चलान दिखा दिया सर। अब फाइनेंस ऑडिट आपका इनका कहना ये है कि आप अपने स्कोप से आगे बात कर रही हैं सर। आपका पैरा जो था वो था अनऑथराइज्ड ओपनिंग ऑफ बैंक। नहीं सर, अगर आप अलाउ करें तो अच्छा। सर ये असल में पैरा सिर्फ ये इस हद तक था कि कोविड के लिए सर स्पेशल फंड्स बजट से हट के फाइनेंस ने दिए थे हॉस्पिटल्स को। अब उसमें सर ये था कि वो सारे के सारे फंड्स इन्होंने यूज़ करने थे कोविड के केसेस के लिए, उसमें इन्होंने सर एक सर्टेन अमाउंट यूज़ कर ली, 68 मिलियन रह गया। अब सर वो उस असाइनमेंट के लिए आया था, वो वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाना था, हॉस्पिटल ने अपने PLA अकाउंट में उसको रख नहीं था लेना फॉर फर्दर यूज़, तो उसकी सर या तो कोई फाइनेंस से परमिशन लेते कुछ करते, वो नहीं किया इन्होंने सर, वो वहाँ से शिफ्ट कर दी अपने PLA अकाउंट में, जो कि सर ये नहीं कर सकते। वो आपके पास हैं पैसे PLA में रखे हुए हैं जी सर, वो वापस ट्रेजरी में सर पैसे तो वापस खजाने में जमा होने चाहिए आज भी, वो तो डायरेक्शन होनी चाहिए कि पैसे वापस कराएं। आप पैसे वापस जमा कराएं सर। जनरल पॉलिसी के तौर पे लेना चाहिए कि फिर फाइनेंस ने उस ज़माने में जिस अस्पताल को कोविड के लिए पैसे दिए थे फिर सारों से मांगे वाउचर अकाउंट्स के, उनमें से कितनों ने इस्तेमाल किए और बाकियों ने ट्रेजरी में जमा करवाया कि नहीं करवाया। अब PLA में गया है, बस ठीक है, ये जस्ट अ बुक एडजस्टमेंट के फ्रॉम PLA टू फाइनेंस और SDA में चले गए। अगर PLA में पड़े हुए अगर पेशेंट केयर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, मेडिसिन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो फाइनेंस को क्या प्रॉब्लम है? सर मैं गुजारिश करूँगा कि PLA में सिर्फ वो पैसा जाता है जो इनकी अपनी रसीद होती है, गवर्नमेंट वाला पैसा सर PLA में नहीं जाता, वो पॉलिसी नहीं है, वो वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो AAA में जाते हैं सर। नहीं फाइनेंस आप करवाया था सर, ये AAA के पैसे हैं। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रोसीजरली इनको PLA में नहीं जमा करना चाहिए, AAA में ही रहना चाहिए। AAA के पैसे सर अब चूँकि अकाउंट 1 में जमा होंगे, वहाँ से फिर इनको वापस मिलेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं होंगे सर। आप PLA से अपने वापस ट्रेजरी में करवा के रीकूप करवा लें अपने AAA को। रीकूप तो नहीं। व्हाट डू यू सजेस्ट सेक्रेटरी साहब? सर मेरा ख्याल है ये एक दफ़ा वापस ट्रेजरी में जमा करवाएं और अपनी एक्स्ट्रा डिमांड भी साथ जनरेट कर दें कि इस पैसे की इनको क्यों ज़रूरत है, ताकि इनके बजट के अंदर और उसी हेड में वो पैसे उसी हेड में रहे थे ना। ठीक है। Sir, next para is on page 233. सर ये पैरा जो है वो जेनिटोरियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है कि जेनिटोरियल कॉन्ट्रैक्ट से जो एग्रीड स्क्वायर फिट डिसाइडेड था कि इस इतने स्क्वायर फिट की सफाई करवाएंगे तो इनको इतनी पेमेंट होगी, तो सर इन्होंने उससे ज़्यादा पैसे दे दिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट थी 81 लाख ज़्यादा दे दिया। तो मैडम आप चाहती थी कि वो हॉस्पिटल ख़राब ही रहता, अगर कहीं गंद पड़ा हुआ है तो वो साफ़ ना करते, उस एरिया के स्कोप से बाहर अगर कोई जगह थी। नहीं सर, इसमें इस केस में इन्होंने जो कहते थे ना डेजिग्नेटेड एरिया से ज़्यादा एरिया में काम करवा लिया और उसके पैसे काम करवाए। अब इसको वेरीफाई अगर ऑडिट कर सकता है कि काम ज़्यादा हुआ है और उन्हीं पैसों में करवाया। नहीं सर, पैसे ज़्यादा दे दिए सर, बेसिकली जो पेमेंट थी वो एरिया के लिहाज से पेमेंट थी ना, तो अगर निश्तर के किसी एक निश्तर इज़ अ बिग हॉस्पिटल, बड़ा लार्ज उसका लैंड फैला हुआ है सड़क के दोनों तरफ, और ये जो डिपार्टमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं A&E डिपार्टमेंट, ये बड़े वास्ट हैं, वॉशरूम तो बेताशा हैं वहाँ पर, एडमिन ब्लॉक तो चले है, OPD गायनी,
कहीं पे अगर गंद पड़ा है और उन्होंने साफ कर लिया है और उसके हिसाब से कोई रेट चेंज नहीं हुआ तो क्या एतराज़ होना चाहिए? सर असल में पेपरा जो है वो हमें इस हद तक अलाउ करता है कि अगर जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है ऑन नीड बेसिस अगर उसको इन्हांस करना भी है तो 15% तक कर सकते हैं ना। इन्होंने कितना किया है सर? 30% है, अबव तक जा रहा है। सर इसमें जो एरिया था ना सर पहले डिसाइडेड था वो था 1,63,200 और जो किया गया सर 1,75,000 किया गया 9% इंक्रीज है सर इसमें टोटल इंक्रीज 9% है सर इसमें। ये वेरीफाई कराएं ऑडिट को सर 9% अवेलेबल है सर। मैडम इतना तो सफाई का हमारा हक बनता है मुल्तान वालों का। थैंक यू सर। थैंक यू। पैरा सेटल कर दें। राणा साहब यू आप कुछ कहना चाहते थे सर? अस्सलाम वालेकुम। एमएस साहब से मैंने बात करनी है। एमएस ये बैठे हैं सर। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह के शुक्र, आप खैरियत से सर? अच्छा बिल्कुल ठीक सर। अच्छा मुल्तान के हवाले से आवाज़ आ रही है? जी सर आवाज़ आ रही है। हमारे वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है सर। 25 हैं, कितने हैं? नहीं सर 72 के करीब सर वेंटिलेटर्स हैं सर। 72 सर। सर और हमारी डिमांड कितनी है? सर डिमांड तो सर इससे ज़्यादा है सर। असल में वहाँ पे जो इशू है ना सर वो ये है कि हमने 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है कि आईसीयू की एक्सटेंशन के हवाले से। सर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है सर। आईसीयू की अगर एक्सटेंशन हो जाए, इस वक्त हमारा सर 28 बेडेड आईसीयू है सर और वहाँ पे 28 आईसीयू में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं और फंक्शनल हैं सर। अगर उसकी एक्सटेंशन हो जाए सर 100, क्योंकि सर जो पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट 1813 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है सर। अगर 10% के हिसाब से भी 180 बेडेड का हमें आईसीयू रिक्वायर्ड है सर वहाँ पे। तो इसके ऊपर आप काम करें। जी सर हम इससे पहले जितना भी हुआ है सर, देखिए ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा और लोग बहुत परेशान होते हैं वहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जितने लोग भी आते हैं जी सर इससे, और उनकी देखें उनकी बेबस भी, क्योंकि आपके पास भी है नहीं तो लोग मजबूर है वहाँ। आप इसके ऊपर बल्कि मैं हैदर भाई मैं कहूँगा कि इस पर एक्शन लेके ना जितना मर्जी, क्योंकि गिलानी साहब ने मुल्तान में बड़ा काम किया है, इनका माशाल्लाह बड़ा हिस्सा है, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। इस पर आपने लाजमी इसके ऊपर ही काम सर। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो हमारी ऑप्टिमम जो डिज़ायर्ड आईसीयू बेड्स जिसके ऊपर वेंटिलेटर भी कंसिडर किया जाता है वो तकरीबन 1800 बेड है। अगर 10% भी क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स आते हैं तो वो बनते हैं 180 आईसीयूज़। हमारे पास 75 हैं जिसमें से कुछ ख़राब भी हैं। 150 हैं सर, 72 चल रहे हैं। जी सर। अक्सर हम फ़ोन करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं आईसीयूज़ के वेंटिलेटर के लिए, हम एमएस साहब को फ़ोन करते हैं, एमएस साहब का आगे से हमें जवाब होता है कि सर ऑलरेडी सारे 100% यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई पेशेंट की डेथ होएगी तो फिर हम वो वकेट होएगा और फिर हम इनको दे सकेंगे। नहीं, कई लोगों की डेथ हुई है। आगे सिफारिश भी नहीं कर सकते इनको कि यार एक बंदे की को ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या उसकी जान लेके हम दूसरे बंदे को वो करें? तो ये सर बड़ा एक कंसर्न है हम सारे पार्लियामेंटेरियंस का भी जो वहाँ से हैं, एमपीएस का भी बड़ा कंसर्न है। तो काइंडली सर इसको देखें, इस एडीपी की स्कीम के अंदर अगर आप हमारी आईसीयू बेड जो हैं वेंटिलेटर्स पूरे कर दें तो मैं कहता हूँ कि ये आपको बड़ा अजर मिलेगा। सर मैं इसमें सबमिट करता हूँ जी। अगर सबसे पहले तो एमएस साहब पता नहीं इनके पास वो डाटा मौजूद है कि नहीं सर, हमने कोई 200 के करीब वेंटिलेटर्स हमने कुछ प्रोक्योर भी किए थे और शायद हमने हॉस्पिटल से उनकी डिमांड भी मंगवाई थी लेटली कोई 2-4 माह पहले से, और उसमें भी आई डोंट नो आपको कितने वेंटिलेटर्स मिले हैं। डू यू हैव द नंबर विद यू? सर हमने भेजा था लेकिन मिले नहीं हमें कोई। चलें वो भी आपको पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सर जो आपने वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज की बात की तो उसके ऊपर एक साइंटिफिक मेथड के तहत कैलकुलेशन करके कि कितने बेड स्ट्रेंथ है उसके ऊपर कितने आईसीयू के बेड्स होने चाहिए, तो नंबर बनता है सर कि 1600 की शॉर्टेज है हमारे पास पूरे प्रोविंस के अंदर से। अब इसको मैंने एक सेक्टोरल प्लान के तहत ऑलरेडी मैं चीफ मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ और ये हमें एक प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है कि हमने इसको अगले 1-2 सालों के अंदर इन आईसीयू बेड्स की और आईसीयूज़ की जो रिक्वायर्ड शॉर्टेज है इसको फुलफ़िल करना है। सो ये मैं आपको एश्योरेंस यहाँ पे बैठ के दे रहा हूँ कि ये 1647 आईसीयू बेड्स इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम प्रोक्योर करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से शुरू करने लगे हैं जी। लेकिन ये जो मैं चाहूँगा कि ये इस मीटिंग के बाद एमएस साहब मिल लें, हमारी जो टीम है जो कि जिन्होंने तमाम हॉस्पिटल से 200 वेंटिलेटर्स के सिलसिला में डिमांड जनरेट करवाई थी कि हैं तो 200 लेकिन आप अर्जेंटली अपने बता लें कि कौन कौन से जगहों पे अर्जेंटली रिक्वायर्ड हैं।
अगर इनकी डिमांड है सर, हम डेफिनेटली इनको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सर। इस पे सर निश्तर में इसलिए कि मैंने पहले भी कहा कि इमरजेंसी तौर पे आप इसमें हमारी हेल्प करें, और MS साहब तो वहाँ से देखें, वहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है, और वहाँ पर हमारे पास बलूचिस्तान से भी मरीज़, कोयटा से भी, DG खान से, पूरे साउथ का, और ये जुल्म है कि यहाँ लाहौर में बैठे लोगों को नज़र नहीं आते हम वहाँ, और यहाँ पर जो ये मैं खुद गया हूँ, और MS मजबूर है बेचारे, और वहाँ पर यहाँ सुनता कोई नहीं है। तो मेहरबानी करके आप इस काम को देखें, और ये 1600 में डाले हमें, हमारे जो डिमांड है 250 की है, जो जितनी भी है उस पर हमें कर दें। 1600 पता नहीं जब होगा देखी जाएगी, ये वाला आप करा दें सर। ये 1600 के साथ हमारी इंशाल्लाह पूरे पंजाब में फिर जो शॉर्ट कमिंग है पूरी हो जाएगी सर। ये कैलकुलेशन ऑल ओवर द पंजाब बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल टर्शरी केयर हॉस्पिटल। जी जी। मॉडल ये कहता है कि आपको एक खास नंबर ऑफ बेड स्ट्रेंथ के ऊपर डेफिनेट आपके पास ICU बेड्स होने चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन में ये 1650 के करीब हैं। ठीक है। और ये हमने 2 सालों के अंदर प्रोक्योर करने हैं। कोशिश मेरी होगी कि हम इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में करें, अगर हमें बजट एलोकेशन इसकी मिल जाती है। जो भी प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का टाइम लेता है जी नॉर्मली, लेकिन ये ICU बेड्स की शॉर्टेज इट्स एंडेमिक एवरीवेयर। मतलब हमें सिर्फ लाहौर में नहीं, मतलब साउथ की हम बात करें, साउथ में ही शॉर्टेज है, यहाँ पे भी हमें बहुत, यहाँ पर भी सब प्रॉब्लम, हर जगह प्रेशर ऐसे ही है, हर जगह प्रेशर है ऐसे ही। लेकिन सर वहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा नंबर है, और आपके पास बजट जो है उस निश्तर का वो कितना है, और हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला वहाँ आता है, अगर इनको बजट की जरूरत में तो देना चाहिए उस एरिया में पहले ही। इस पे सर सेपरेट डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं सेपरेट नहीं, मैं सेपरेट ही करूँगा, मैं पहले कह रहा हूँ। मैं चाहूँगा मैं आपके सामने पे पूरी पिक्चर लेकर आऊँगा। हाँ लेके आए, और जो कोई विजिट रखे, आप विजिट रखे वहाँ का। जी मैं कर चुका हूँ सर। मैंने सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की है कि ये खुद भी एक राउंड लगाएं। 2 दफ़ा निश्तर का विजिट कर चुका हूँ, वो अगर शायद मेरी वहाँ पे सर उसके विजिट का फायदा नहीं होता ना। आप 2 दफ़ा आ चुके हैं। अगर मेरे विजिट का भी फायदा नहीं हो रहा ना, नहीं होता ना सर, नहीं सेक्रेटरी साहब आप 2 दफ़ा आए हैं, हो ही नहीं रहा। 2 दफ़ा आए। अच्छा आपने बताया जब बन नहीं रहे, चीजें नहीं हो रही पूरी, तो कैसे बजट पूरा नहीं मिलता, तो फायदा क्या हमें उसका, उस विजिट का। सर बात यह है कि अगर आप बजट की एलोकेशन के ऊपर चले जाएंगे, मैं यही कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपके साथ बैठ के एक चीज़ डिस्कस करूँगा। ठीक है देन, ठीक, थैंक यू। बजट आप यू कैन आस्क फॉर द मून सर। बात यह कि रिसोर्सेज तो अवेलेबल उतने ही होंगे ना जितने के एक पाए है जी। मतलब पंजाब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करना चाहूँ तो उन्हें एलोकेशन उसी बजट की डेवलपमेंट की मुख्तलिफ बाकी 40 महकमों में भी करनी है। तो हम रैशनल अंदाज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑप्टिमम लेवल के ऊपर पेशेंट केयर को भी फैसिलिटेट कर दें, अच्छी बात, हॉस्पिटल की भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दें। और मेरी भी इससे ज़्यादा ख्वाहिश है जिस तरह की आपकी अर्जेंसी है कि अगर मेरे पास ये एक पोर्टफोलियो है तो मेरे तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर कभी भी ये शिकायत ना आए कि जी मेडिसिन की कमी हुई है। मेरी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मेरे पास कोई पेशेंट आया उसके पास वेंटिलेटर ना हो, कभी भी ख्वाहिश ऐसी। इंशाल्लाह आप विजिट करें, आपके साथ हम भी करेंगे, मैं सर और इकट्ठे विजिट करेंगे। इस दफ़ा बता कर आऊँगा सेक्रेटरी साहब नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ बता के आइएगा ताकि हम भी वहाँ मौजूद हों, आपका बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करेंगे। एक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, एक वेंटिलेटर की क्या कॉस्ट है? ऑफ द कफ यू नॉट एबल टू टेल यू, लेकिन मेरा ये है कि जो 200 हमने लिए वेंटिलेटर्स वो कोई 2 मिलियन यूरोज के अंदर आए हैं सर। 2 मिलियन यूरोज 2 मिलियन यूरोज के अंदर हमें 200 जो है वो वेंटिलेटर हमने लिया है। 2 मिलियन यूरो इज नॉट अ बिग अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है वैसे 2 मिलियन यूरो। ये हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं? सर ये लाउंज स्ट्रीम कंपनी है जर्मनी की जी, वहाँ से हमने प्रोक्योर किए हैं। तो इस हमने पाकिस्तान में कोई डेवलप किए थे सर, वो हुए थे कोविड के ज़माने के अंदर, और उसमें ये जो नंबर बता रहे हैं बहुत सारी बड़ी तादाद थी, उसमें कुछ हमें फ्रेंडली कंट्रीज से भी मौसूल हुए थे, लेकिन वो शायद उनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कुछ हमारा नहीं चल सके, तो वो इस वजह से बहुत सारे कंडेम होके रख दिए गए हैं जी। लेकिन ये जो कंपनीज़ हैं यूरोपियन और अमेरिकन जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड किस्म की कंपनीज़ हैं, उनसे ही सर लिए गए हैं सर ये। अच्छा कि चौधरी शेर अली साहब, आई जस्ट लाइक टू ऐड के जो आपके वेंटिलेटर्स ख़राब हैं उनको भी ठीक नहीं किया जा सकता जी। तो वो अगर इनके पास 150 जो अवेलेबल है उनको अगर बाकी 72 के अलावा जो नॉन फंक्शनल है मेंटेनेंस का कोई अलाउंस दे के उनको रिपेयर करा दें। सर रिक्वेस्ट फिर ये राणा साहब कि वंस अगर रिपेयर हो जाएंगे तो हमें सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी चले जाएं ताकि मेंटेन होते रहेंगे। हाँ मेंटेन होते रहे, आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें। नहीं दे रहे हैं राणा साहब, दे रहे हैं।
इसमें सर एक सिर्फ सर इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी साफ ज़ाहिर है साउथ पंजाब और इसके अलावा बलूचिस्तान केपी के पेशेंट्स भी वहीं आते हैं। हमारी तो सिर्फ हम्बर रिक्वेस्ट ये है कि जो लाहौर में परसेंटेज आपने प्रोवाइड की हुई है ना सर वेंटिलेटर्स की, जो परसेंटेज जो भी है उसको वहाँ भी अप्लाई कर दें, वही परसेंटेज जो लाहौर के हॉस्पिटल में हो, ताकि हमें ये जो दुख होता है ना कि लाहौर वालों के साथ नहीं और सलूक होता है। मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा हूँ सर, मेरी वही दुख है ना, गुजारिश ये है कि अगर आप मुझे ये अलाउ करते और कल मुझे ये इंडिकेट कर देते कि मैं आपके पास ये डाटा लेके आऊँ कि किस तरह की चीज़ें कौन कौन से रीजन वाइज मौजूद हैं, तो शायद मैं यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देता। सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड सर एज़ फार एज पैरिटी इज़ कंसर्न। ठीक है सर, यहाँ ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम साउथ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी फैसिलिटीज़ पूरी लेके आएँ। शेख जायद हॉस्पिटल रहीमिया खान के अंदर कार्डियक वार्ड फंक्शनल हुआ, उसकी SNE नहीं थी, हमने आउट ऑफ द वे जाकर सर उनकी रिक्रूटमेंट करवा के वहाँ पे कार्डियक वार्ड फंक्शन होने जा रहा है सर। अब हमारी पूरी कोशिश ये है सर कि जिस तरह बर्न यूनिट हमारा मुल्तान के अंदर है, वी वांट टू हैव अ बर्न यूनिट इन भावलपुर ऑल्सो सर। हम एक रहीमिया खान के अंदर कार्डिक इसका बर्न यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऑन्कोलॉजी का मैंने आपसे पहली दफ़ा जिक्र किया कि डेरा गाजी खान के अंदर हॉस्पिटल 100 बेड का बनने जा रहा है, मुल्तान के अंदर मौजूद है। वी आर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू यूनिट इन शेख जायद ऑल्सो सर। सो पॉइंट ये सर कि हमारा एक गैप एनालिसिस मौजूद है कि कौन कौन सी रीजन्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो कि सेंटर से दूर हैं। और हमारी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमने हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अगर हमने भावलपुर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी लेना है, वहाँ कार्डियक इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मौजूद है, हमें किडनी भी लेके जाना है, हमने ऑन्कोलॉजी भी लेके जाना है। मुल्तान के अंदर जिस चीज़ की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, हमारे पास बर्न यूनिट मौजूद है, कार्डियक मौजूद है, चिल्ड्रन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बट वी डोंट हैव the similar things in Dera Ghazi Khan. ठीक है ना सर? So similarly Sargodha division is lagging behind in many respects. उसको हमने करना है। तो ये जो सेक्टोरल प्लान है ना सर, ये ऑलरेडी हमारा एक बन चुका है। इसके अंदर अगेन रिसोर्सेज जैसे जैसे गवर्नमेंट हमें देती जाएगी, लेकिन ये मैं आपको एश्योरेंस दे दूँ कि ये हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 सालों के अंदर ही ये चीज़ें बनेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर, KP चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान इज़ केटरिंग फॉर लाइक बलूचिस्तान से बच्चों का जो इनफ्लो है, या हमारे जो सिंध की तरफ से हमें प्रेशर आता है वहाँ पे आ रहा है। हमारे पास कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस वक्त सर मौजूद नहीं था रावलपिंडी में, जिससे हमें KP आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का भी प्रेशर वहाँ पे आ रहा था। इवन उसकी वजह से सर इस दफ़ा हमने इस स्कीम को 400 बेडेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन रावलपिंडी लेके आ रहे हैं सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटी शुड ऑल्सो कम इन डेरा गाजी खान। एक्सीलेंट, ठीक है ना सर? सो पॉइंट ये कि हम तो चाह रही है, ये मैंने अगेन सर अपने विजिट्स के अंदर देखा, मैं कई दफ़ा ये रिपीट कर चुका हूँ कि मुझे ये फील हुआ कि हमारी अपनी फैसिलिटीज़ के अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं। हमने कार्डियक इंस्टीट्यूट डेरा गाजी खान बना दिया सर, बना हुआ है ना सर, लेकिन वहाँ पर हमारे पास HR की शॉर्टेज की वजह से कैपेसिटी के इशूज़ हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस ही नहीं हो रहे। I went to तैयब अर्दगान हॉस्पिटल इन मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे मुझे मूसा खेल और बार खान का बंदा भी वहाँ पे ऑपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई आस्क्ड हिम कि भाई आप तुम यहाँ से गुजर के आए हो डेरा गाजी खान से, तुमने वहाँ क्यों नहीं सर्जरी कर पाई? उसने कहा जी मुझे वहाँ था ही कुछ नहीं, तो मुझे वहाँ पे सर्जरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुल्तान से हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब वीक में एक दफ़ा जाते हैं और वहाँ जाके सर्जरीज कर रहे थे सर। अब उसके बाद हमने वहाँ पे प्रोफेसर्स भी पोस्ट किए हैं सर्जरी के, हमने एसोसिएट प्रोफेसर्स भी पोस्ट किए हैं, हमने सीनियर रजिस्ट्रार्स भी भेजे हैं, एनेस्थीसिया की शॉर्टेज थी वो भी पूरे करना शुरू किया। अब वहाँ प्राइमरी PC भी हो रही है जो, और सिमिलरली सर हमारे कैबेज जो बाईपासेस होते हैं वो भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। सो हम तो कोशिश कर रहे हैं सर कि नहीं, आपकी जो एफर्ट्स हैं वो हमें नज़र भी आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी इंकरेजिंग टू नो आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं। मुल्तान में सर हमें किसी और हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। अब वी हैव अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स। अब मुल्तान को अगर हम मेडिकल सिटी कहें तो बात गलत नहीं होगी, इट्स अ मेडिकल सिटी नाउ। वी हैव गॉट एक्सीलेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वी हैव गॉट एक्सीलेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो दो हैं, हमारे पास 2 निश्तर्स हैं। तो
हम कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह बाकी इश्यूज़ हैं, सरगोदा के, पिंडी के, डीजी खान के इश्यूज़ हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के, कैपेसिटी इन्हांसमेंट के, हैंड होल्डिंग करनी है हमने। राणा साहब बिलोंग करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, तो इनका भी वही कंसर्न है। जिस तरह अगर पंजाब की काबीना के अंदर 12 में से 8 वज़ीर एक डिवीज़न लाहौर के हैं, तो ये फील होता है कि रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर हमें नहीं मिल रही वहाँ फंड्स कहाँ मिलेंगे। और कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आपको आपकी मेहरबानी, आपने वो पेट स्कैन वाली मशीन को फंक्शनल होगी है मैडम? पेट स्कैन सर अभी नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। चले वो हो जाएगी, बट वो एक और रिप्रेजेंटेशन साउथ से आ गई है हमारे पास। खर साहब आई हैं, तशरीफ रखें। इशू प्रॉब्लम यही आता है कि 1000 सागर पिवीज गहन, 1000 मटके वटीज गहन, असा जो मंगे तो साकू आदिन वंडीज गहन। तो ये हमारा खौफ यही रहता है। चलें ऑडिट नेक्स्ट। सर आपकी परमिशन से अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ। ये लाहौर वालों को मैं बाद में बताऊंगा। सर इफ यू अलाउ मी, तख्ते लाहौर तो काम ही नहीं। सर एक कमेंट करूँ आपकी परमिशन से? जी सर। सर सेक्रेटरी साहब इज़ वेरी काइंड और उनका विजन है सर। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस साल ADP स्कीम में हमें सर पहला वेस्कुलर एंड एंडोवेस्कुलर यूनिट मुल्तान को इस दफ़ा हमें मिल गया माशाल्लाह। तो उससे भी हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो स्ट्रोक वाले हैं उनका बेनिफिट होगा। लिम्ब सेविंग जो ट्रॉमा के बाद आते हैं वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी अवेलेबल हो गई सर। सर जैसे आपने कहा कि PET CT साइक्लोट्रॉन मशीन भी माशाल्लाह 6-8 महीने में फंक्शनल हो जाएगी। सर कैंसर सेंटर की बिल्डिंग 5 मंजिला बन रही है, 100 बेडेड इंडोर पेशेंट की कैपेसिटी डेवलप हो रही है माशाल्लाह। वो निश्तर के अंदर ही होगी? निश्तर के अंदर ही सर। सर MCH जो मदर एंड चाइल्ड सेंटर बन रहा है सर, 200 बेडेड हॉस्पिटल है जो कि गायनी और पीड्स के पेशेंट्स को केटर करेगा, वो भी माशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। साउथ सिटी का क्या हाल है? साउथ सिटी का हमारे पास साउथ सिटी प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट के अंडर। अच्छा सर निश्तर 2 माशाल्लाह 500 बेडेड टेरिटरी केयर हॉस्पिटल चल रहा है सर। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी एलाइड विजुअल साइंसेज डेवलप हो गया सर। हम निश्तर में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी कर रहे हैं सर। पीडियाट्रिक बर्न यूनिट पे भी काम हो रहा है। तो सर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम हो रहा है। काम तो हेल्थ के ऊपर हमने मुल्तान में देखा है ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स बहुत काम हुआ है। जी सर माशाल्लाह। MCH गला गोदाम वाला माशाल्लाह 200 जी। आपको जी ऑडिट। सर मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी मैडम की एफर्ट्स को और सर की एफर्ट्स को कि हमारे शहर में इतना कुछ करवा लिया इन्होंने। सर जो मैं कर रही हूँ ये मेरी ड्यूटी है, जो आप कर रहे हैं वो आपकी ड्यूटी है। पेज नंबर मैडम? सर पेज नंबर 236 जी। सर अगले जो 4 पैरे हैं वो नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड के हैं। ये बड़ा सीरियस पैरा, हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं जी, बताएं। सर इसमें कुछ वाउच्ड अकाउंट्स नहीं दिए गए, कंस्ट्रक्शन वर्क के प्रोजेक्ट्स थे उनके अकाउंट्स अवेलेबल नहीं किए गए, और 6 अरब की कोई ट्रांजैक्शंस हैं उनके भी अकाउंट्स अवेलेबल नहीं किए गए। 6 अरब की? फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर वही है 19-20? जी सर। इतना तो बजट ही नहीं है। क्या किया मैडम? बेसिकली निश्तर 2 का सर आईडैप ने एग्जीक्यूट किया सर। अच्छा, आईडैप ने देना है। ठीक है सर। सिमिलरली जो सर हमारे CNW के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, हमारे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स बना सर, फार्मेसी कॉलेज और ब्लॉक स्टोर ब्लॉक बना, तो सर वो CNW ने और आईडैप ने कराना था। बेसिकली उनसे वो होगा सारा रिकॉर्ड उनके पास है। सेक्रेटरी साहब जब रिकॉर्ड आईडैप एंड CNW के पास होता है तो ये वो कैसे वॉच कर सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के थ्रू इनको रिकॉर्ड मिलना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाइस चांसलर साहिबा थी, उसकी प्रोजेक्ट की या कोई और था, तो उसके थ्रू इसको डिपार्टमेंट को इंश्योर करना चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोई एक कागज़ की सूरत में एक मुझे आप एड्रेस करके भिजवा दें तो मैं CEO आईडैप को इंश्योर करूँगा कि वो इनको रिकॉर्ड वगैरह। सर अगर ये नेक्स्ट रेगुलर ऑडिट के इंस्ट्रक्शंस दे दें ऐसे कर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट रेगुलर ऑडिट भी फाइन। ये सर 4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं तो वो उसका ये चारों कंस्ट्रक्शन का कर लें, स्पेशल कर लें। ठीक।
सर ये फाइनेंस भी बैठा है सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बात को देखेगा सर। जितने भी CNW के प्रोजेक्ट होते हैं ना सर, उनका ऑडिट CNW ने खुद करवाना होता है सर। वो वाइड अकाउंट हमें नहीं देता, वो लेटर मेरे पास है, मैं मंगवा लेता हूँ सर। वो फाइनेंस की भी डायरेक्शन है कि CNW खुद करवाएगा सर। बड़ा पर्टिनेंट बात है, आपका क्या इसमें व्यू है? बात इनकी ठीक है सर, जिन्होंने एक्सपेंडिचर किया उन्होंने ऑडिट करवाना। हम कैसे एक्सपेंडिचर CNW ने अगर किया है, ये आपने किया है? नहीं सर, CNW ने किया है, IDAP ने और CNW ने किया है सर। के केस में भी सर यही होता है कि हम IDAP को फंड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सब कुछ खुद ही करती है सर, वो उसी के खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम उनको सिर्फ जो उनका बोर्ड है उसको लेटर लिख देते हैं कि वो वाउच्ड अकाउंट्स इनसे साथ शेयर कर लें, ऑडिट करा लें उसका सर, ऐसे कर लें। डायरेक्टर वर्क्स को कह दें। ठीक। और आप नेक्स्ट मंथ कौन सा मई जून में CNW को बुला लें। सर नेक्स्ट PIC पेज 239 248 सर। आइए, अच्छा ग्लब है, ठीक है। 248 सर। सर PIC स्टार्ट हो गया मैडम, बता दें 14 पैरे 5 सेट। सेक्रेटरी साहब, आपने साउथ पंजाब का टैलेंट देखा है, अपने बहुत जल्दी इन्होंने अपना पैरास को सेटल किया है। नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ, मुझे तारुफ करा दें ना। Assalamualaikum sir. This is Professor Bilal Muhyiddin sir. I am the Executive Director of Punjab Institute of Cardiology. Assalamualaikum sir. Hassan Latif sir, Director of Finance PIC. जी अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर मोहम्मद आमिर रफ़ीक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब, कितना टाइम दे रहे हैं आप पेशेंट्स को लाहौर में फॉर बाईपास या फिर इवन एंजियोग्राफी के लिए? Sir, as far as Punjab Institute of Cardiology is concerned, our waiting time does not exist as far as angiography or angioplasty is concerned. That's good to know. Only as far as bypass, we have a problem because of human resource constraints and other few hardware problems also. Okay. When I took charge about 5 months back of the hospital, it had its own waiting list, but the team supported me, and I've been able to get rid of the waiting lists as far as angiography, as well as angioplasty, and even echocardiography is concerned. Our waiting list currently is only of the week. Excellent. Week तो कुछ भी नहीं है. इससे ज़्यादा का नहीं है हमारा. As far as bypass is concerned, unfortunately, I can't give you the correct exact data. Why I'm saying that? Because unfortunately some of those patients are lost, some of those patients get operated from other places. इस वक्त चीज़ सर ये है कि मुल्तान से, फैसलाबाद से, हर जगह से patients PIC आते हैं, और I'm sure इसी तरह से हमारे यहाँ से वहाँ भी जाते होंगे. तो एक एक मरीज़ 3-3, 4-4 जगहों पर रजिस्टर होता है, और फिर वो कोई लोग प्राइवेटली भी चले जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट जब कोई मरीज़ ऑपरेट हो जाता है तो उसका कोई आईडी कार्ड पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपके पास कोई फ्लैश आ जाए कि ये पेशेंट ऑपरेट हो चुका है. We have one assessment which says we have about 5,000 patients waiting list, another said 3,000, another said 600. But the reality is कि हम लोग roughly daily 10 से 15 cases करते हैं. Depending on our facilities available. As Secretary Saab has very kindly informed you कि बहुत सारे लोग बाकी जगहों पे शिफ्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली PIC से शिफ्ट हुए हैं. सो PIC का ह्यूमन रिसोर्स कम हो गया है. आपने बाकी सेटअप्स को तो इम्प्रूव करवा लिया है, लेकिन PIC का सेटअप वीक हुआ है एज फार एज द सर्जिकल पार्ट इज कंसर्न्ड. सो एज अ रिजल्ट हमारे उस ऑपरेटिव कैपेसिटीज में भी फ़र्क आया है. ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, वो रोज़ का 1 करेगा या 2 ऑपरेशंस करेगा, और वो रोज़ाना कितने कर सकता है. सो नॉर्मली 4 से 5 दिन आप लोगों को कहते हैं ऑपरेट करें, 1 दिन आप आउटडोर करें, और उसके हिसाब से आप उनका सिस्टम चलाते हैं. सो हम लोग रफली if you want I can give you the exact figure. Just give me a second. The reason why I'm asking is कि एक PMLN की MP हैं
मुझे वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि टाइम नहीं मिल रहा उनके हस्बैंड के किसी प्रोसीजर को, तो वो आई रिक्वेस्ट कि वो हमारी मेंबर हैं, उनको अगर कि सर बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। चीज़ ये है कि उनको टाइम किस चीज़ का नहीं मिल रहा था, दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू चेक आउट। हाँ मुझे क्योंकि वो अगर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टीज का टाइम है तो इस वक्त भी आपके ऑनरेबल मेंबर सर हमारे पास दाखिल हैं, एंड वी आर लुकिंग आफ्टर देम एज वेल एज देयर फैमिली मेंबर्स इन मेनी वेज। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया सर, Punjab Institute of Cardiology in the month of February and March, CT angiograms done were 583 and 534, nuclear did 670 and 668, echocardiography was 4,111 back in February, छोटा महीना था, मार्च में 4,581, exercise tolerance test उसी तरह से, cardiac surgeries 230 roughly in both the months, and pathology department performed more than 217,000 tests each time sir, and emergencies के अंदर sir, this is a figure to be noted, in February we received more than 33,000 patients. And in March, we have received more than nearly 31,000 patients. OPD, we received more than 35,000 patients. March, we received more than 33,000 patients. Free medicines are being given out to nearly every patient. Nearly 30,000 both the months have been given out. Free medicines in the emergency are being given out. More than 19 to 22,000 are given out. Angiographies done in the month of February were more than 2,200, and March they were nearly 2,400. Angioplasties were 776 in February and nearly 800 in March. Primary angioplasties, which basically means you land in the hospital and you're taken into the cath lab immediately. Okay. So 407 cases were done in February and 411 cases were done in March. And as far as pacing is concerned, more than 100 cases in February and nearly 150 cases in March. So we are doing all the best, and mashallah, the health department and the Secretary Health honorably are providing us with a lot of support. But we can do more, provided we have more resources available at us. Equipment आपके पास पूरा है, like stands. सर जिस वक्त आप अपना नंबर केसेस का बढ़ाते हैं, इस वक्त मेरे पास PIC में 9 कैथ लैब्स हैं, 2 इमरजेंसीज में हर वक्त एक्टिव होती हैं और 7 हमारी बाकी जगहों पे काम कर रही होती हैं। वो जो 7 काम कर रही होती हैं वो 2 इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में और 2 पीडियाट्रिक्स में इन्वॉल्व होती हैं। शाम के वक्त हमारे पास और चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। As a result, we are able to do all of this, but this hospital, the kind of numbers we have. Yeah, the numbers are huge. Dr. Sahab, I'll cut you short here. The numbers are huge. हमें चाहिए कि कोई awareness campaigns ऐसी करें कि 33,000 is a huge number every month. कोई लोगों को awareness दिलवानी चाहिए कि अपने दिल का ख्याल रखें, हॉस्पिटल को चोक ना करें, ये तो इससे तो चोक हो जाएगा 33,000. So Punjab Institute of Cardiology, the last couple of years, and especially when I was over there previously and now, we have taken an initiative and we have developed a preventive cardiology program. Preventive cardiology program करता क्या है सर? वो basically जो patients आते हैं उनके families को साथ पकड़ता है. So एक patient आया, उसके वालिद साहब को तकलीफ है, तो बच्चों की कोलेस्ट्रॉल, बच्चों का शुगर का होना और उनके वालिदैन और बाकी लोगों को, ताकि उनको स्क्रीन आउट करते हैं. Then we also teach them how to exercise. To the best of my knowledge, we are the only institute currently doing this, because as far as building all of these hospitals are concerned, it is extremely essential. But we cannot manage this without getting into the preventive side. नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब, हमें इनको सबको, सारी कमेटी इनको अप्रिशिएट कर रही है. बट इनके जो मॉडल ये यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिकल मॉडल तमाम कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल्स में होना चाहिए. अवेयरनेस की, जहाँ तक अवेयरनेस की. जी जी सर, अभी रिसेंटली हमने देखा कि वैसे देखते ही आ रहे हैं 2008 से लेकर अब तक, सॉरी, एक तो स्टंट की जो क्वालिटी है उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है PIC के अंदर. अभी रिसेंटली भी हमने ये स्कैम देखा, शहबाज साहब के दौर के अंदर भी हुआ, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया इसके ऊपर. एक जो आपका स्टंट है, वो मेरा अपना तजर्बे के तौर पे बता रही हूँ कि वहाँ जो आपके डॉक्टर्स हैं, इल्ज़ाम नहीं है, बैठे मीटिंग में बात कर रहे हैं, तो जब वो पेशेंट के पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि हमारे पास इतनी क्वालिटी के स्टंट्स मौजूद हैं, और इससे भी अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो वो मेरे पास पर्सनल मौजूद है.
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कितनों को स्नब किया गया इस मामले के अंदर। आप इसको इंश्योर करें। मैं पहले आपको इस सवाल का जवाब दे दूं जी। कुछ साल पहले सेंट्रल प्रोक्योरमेंट का मेथोडोलॉजी स्टार्ट किया गया था। इस सेंट्रल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर जाहिर है ड्रैफ्ट अप्रूवल होना एसेंशियल है, लेकिन हमने पीआईसी में और पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हमने एक चीज़ अपने ऊपर हाई क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमने सिर्फ एफडीए अप्रूव्ड, एफडीए अमेरिकन अप्रूव्ड का शर्त रखी, बिकॉज देयर इज एफडीए चाइना, देयर इज एफडीए अदर प्लेसेस आल्सो। So when we say FDA American approved stents, so we only have the higher quality stents. We don't carry low quality stents, period. अब रहा ताल्लुक आपका कि जी के इससे बेहतर, बहुत माजरत के साथ सड़क के ऊपर हर किस्म की गाड़ी चलती है। क्रोला भी बहुत अच्छी है और आपकी लैंड क्रूज़र भी बहुत अच्छी है। आप हर किसी को लैंड क्रूज़र प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप कुछ को ज़्यादातर को क्रोला आप ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हर किसी को हाईएस्ट क्वालिटी एफडीए अप्रूव्ड स्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हमने उसमें किया ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की कोऑपरेशन की वजह से हमने उनकी प्राइस नेगोशिएशंस की और उस प्राइस नेगोशिएशन से वी वर एबल टू ड्रैग डाउन द प्राइस अ फिनोमिनल अमाउंट। जो एक हमारा पैरा भी है उसमें जो स्टेंट की बात होती है, जिस स्टेंट की, दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्टेंट्स। जो एक्सपायर्ड का इशू था जी सर, जो एक्सपायर्ड का आया था, उसकी एक्सपायरी इज समथिंग डिफरेंट, क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट। उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई, वो स्टेंट खरीदे लिए गए थे बेसिकली फॉर कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज और उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर फाइनली वी हैड टू यूज देम आउट। वी विल डिस्कस इट इन द पैराग्राफ। बट एज फार एज द क्वालिटी ऑफ स्टेंट्स इज कंसर्न्ड, रात के वक्त आपके इस वक्त मेंबरान को अस्पताल स्टेंट डालता है और वही स्टेंट डालता है जो एक रेडी वाले को भी डाला जाता है और दोनों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। एंड दे आर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्टेंट्स और वो स्टेंट्स आपके विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स डीएचए के मेरे दोस्तों को भी डाले जाते हैं। मैडम, दो किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। एक टेस्ट वो हैं जो कि पेशेंट्स आते हैं आउट पेशेंट के अंदर और इंडोर के अंदर, वो तमाम टोटल फ्री हैं। एक सेट ऑफ टेस्ट वो हैं जो कि आप हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में आते हैं, आप खुद उसके लिए पे करने के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर आप पे करने के लिए ऑप्ट ना करें, आप अंदर आउटडोर में आ जाएं, वो टेस्ट सारे फ्री होते हैं। हाँ, वो तो ऑप्शन होना भी चाहिए ऐसा। हाँ जी, और उसकी वजह से सर अस्पताल को एक थोड़ा सा रेवेन्यू भी मिलता है और इफ समवन वांट्स टू हैव अ स्पेशल बेनिफिट, अब वहाँ पे इस वक्त हमारे रेट्स अगर आप कंपेयर करें तो हमारा 2001 का रेट चल रहा है। सो वी आर एक्चुअली इवन so to speak, we are financing even the rich over there. उसके लिए भी सेक्रेटरी साहब से अभी पहले भी बात हुई और he is kindly said कि आप सारी चीज़ें हमारे पास भेजें, we'll review all the prices. हाँ, ये को रैशनलाइज कर लें थोड़ा सा। हाँ जी, उसकी डॉक्टर साहब, इसमें जो आप मैडम बता रही थी कि जो पुअर क्वालिटी होती है इसकी स्टंट की, इससे क्या मुराद है? हाँ, मुझे ये भी समझ नहीं आई। व्हाट डू यू मीन बाय अ पुअर क्वालिटी स्टंट एंड एन एक्सपायर्ड स्टंट? व्हाट इज एक्सपायर्ड स्टंट? Right, sir. खाने एडिबल चीज तो है नहीं वो। हाँ जी सर, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सर, बाय पुअर क्वालिटी यू मे मीन ओल्डर मॉडल्स। No stent comes into the market without going through the required portfolio of trial basis. Trials के basic levels होते हैं, 1, 2, 3 पे जाके फिर वो स्टेंट अवेलेबल होता है। यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स भी हो चुके होते हैं, उनकी क्वालिटी इंश्योरेंस हो चुकी होती है, फिर वो मार्केट को अवेलेबल किए जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे स्टेंट्स जितने भी हैं वो एफडीए अप्रूव्ड है, एफडीए अमेरिकन। एफडीए अमेरिकन का ये है कि नॉर्मली दीज आर एटलीस्ट 5 years मार्केट एक्सपीरियंस्ड। किस लेवल का मार्केट एक्सपीरियंस? ये यूरोप और जापान के अंदर इस्तेमाल हो चुके होते हैं। वाई आई एम यूजिंग दीज? बिकॉज दीज आर द relatively richer communities which can afford everything. तो ये वहाँ से होके आते हैं। By expired what you meant was कि जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है वो 2 दिन ऊपर चली गई है। अब वो जो डेट है उसके अंदर कोई आपकी दवाइयाँ आप देखते हैं कि 17 नवंबर को तो वो वैलिड थी मेडिसिन, तो 18 नवंबर को वो मेडिसिन एक्सपायर हो गई। रियलिटी इज कि इसका मतलब ये होता है कि एट अ सर्टेन टाइम द डिजायर्ड एफिकेसी ऑफ अ मेडिसिन स्टार्ट्स टू गो डाउन। इट डज, वो स्पूरियस नहीं हो जाती, वो रहती वही है लेकिन उसकी एफिकेसी में फ़र्क आ जाता है।
स्टेंट्स की जिस वक्त एवोल्यूशन हुई है तो पहले स्टेंट्स आए थे जो कि मेटल के थे, अब अलॉयज़ के आ गए हैं। फिर उसके अंदर पहले दवाई नहीं लगा होती थी ताकि रीस्टेनोसिस यानी कि वहाँ पे फिर से नैरोइंग ना पैदा हो, अब दवाई लगी होती है, उस दवाई का एक पीरियड है। अब आप इस चीज़ को जहन में रखें, अगर आपके जिस्म के अंदर एक स्टेंट डाल दिया गया है तो वो स्टेंट आज आपका लगा, शेल्फ के मुताबिक 1 साल के बाद तो वो एक्सपायर हो गया था, लेकिन वो आपके जिस्म में अगले 20 साल भी सही चल रहा है। वो एक इम्प्लांटेशन की डेट्स के लिए किया गया और उसकी पैकिंग की स्टेरिलिटी के लिए किया गया। और जो जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सारी की सारी टेम्परेचर कंट्रोल्ड आती हैं। हमारे पास भी जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो हमने क्रिएट की हुई है, वो सारी टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है और इनकी ऊपर शेल्फ लाइफ मेंशन होती है। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें सही चलें, हमारा एक सिस्टम है जिसके और उस सिस्टम की वो हमने फर्दर स्ट्रेंथन किया आफ्टर दिस एक्सपायरी होल थिंग हैपेंड कि एक स्टेंट जब डेवलप हमारे स्टोर्स में आ जाता है तो उसकी जिस वक्त शेल्फ लाइफ एक ख़ास लेवल से लो हो जाती है तो फिर हम उसको वापस कंपनी को कर देते हैं। अगर वो कंपनी ना ले तो हम उसकी पेमेंट काट देते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ ड्यूरिंग कोविड डेज एक परमिशन दी थी कि इन इम्पोर्टेड आइटम्स के ऊपर शेल्फ लाइफ नॉर्मली इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 75 to 80% और आप उसको 70 तक वो आपको विद पेनल्टी हम एक्सेप्ट करते हैं। इसकी लॉजिक ये है कि आपके पास वो आइटम इतनी देर पड़ा रहे कि वो यूज़ हो जाए। बहुत सारे आइटम्स हमारे आते हैं और वो साथ के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी हाईली प्राइस्ड आइटम्स। दूसरे आइटम्स जो होते हैं वी आर ऑब्जर्विंग देम, द मोमेंट वी फील कि दिस थिंग is not needed or it is we have got the over storage of it, we get them replaced. ठीक, मैं सर बात आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है, then we have to come to the order. मैं सर इस हवाले से पीएससी के हवाले से स्पेशली जैसे कि आप गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत ही अप्रिशिएटेड ये है सारा आपके, बहुत जल्द लोगों को टाइम मिल रहा है एंजियोग्राफी के हवाले से, एंजियोप्लास्टी के हवाले से, इतनी ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं। जो आपने बात की कि ये बात भी इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग जिनका ऑपरेशन जो है वो हो जाता है कि आपने इनको ऑपरेट करना है, तो सर उन लोगों को जो टाइम मेरे इल्म के मुताबिक, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत नज़दीक है यहाँ पे लाहौर, यहाँ पे हॉस्पिटल, तो उनको टाइम मिल रहा है तकरीबन सर 6 महीने से साल के बीच में। और इसमें भी सर कोई शक नहीं कि ठीक है बहुत हॉस्पिटल्स और बन गए, गुजरात बन गया और जगहों पर पीएससीज जो हैं वो शुरू हो गए, लेकिन इसके बावजूद दूसरे सूबों से भी और हमारे पंजाब के अंदर से भी बहुत सारे मरीज़, उनका जो तसल्ली है वो पीएससी लाहौर, क्योंकि ये सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है, तो लोगों की तसल्ली इस हवाले से यहीं पे ही आकर, तो इसलिए इसकी एक सर वजह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह भी। तो आप जैसे बता रहे थे कि ये इसमें ठीक है, अच्छी बात है कि यहाँ से लोग जो डॉक्टर्स हैं बाकी हॉस्पिटल्स में गए ताकि वहाँ पे ऑपरेट हो सके, बेहतर हो सके, लोगों को फैसिलिटेशन हो सके साउथ वाली साइड पर और ऊपर। तो मेरी सेक्रेटरी साहब से गुजारिश होगी कि ठीक है वहाँ पर भी ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर भी लोगों का रश बहुत ज़्यादा है और ऑपरेशंस डिले हो रहे हैं, और जिस तरह सर भी अपनी गुफ्तगू में फरमा रहे हैं कि इनको HR की मज़ीद ज़रूरत है और मज़ीद इनको हेल्प इनको चाहिए, तो सर इनको हमें मैक्सिमम हॉस्पिटल को जो भी ज़रूरत हो इनको करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो अभी भी अपने इलाकों के हॉस्पिटल्स को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं इस डिज़ीज़ को कैटर करने के लिए। और ख़ास तौर पर सर ऑपरेशन बाकी तो चलें बहुत अच्छा हो गया, एंजियोग्राफी पहले भी सर, ये पहले बिलाल साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, मैं इनको जब ये म्यो हॉस्पिटल में थे तब से मुझे इनसे वाकफियत है और बड़ा अच्छा इनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। तो बाकी तो चले जो एंजियोग्राफी और प्लास्टी वाला मामला बड़ा ही अच्छा हल हो गया। ऑपरेशन के हवाले से सर ये ज़रा स्पेशली अगर आप फोकस कर लें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सर, सर इसके लिए बहुत इसका फ़ायदा हो जाएगा। Very kind of you, sir. Thank you for your kind comments, sir. Basically, our biggest enemy at the moment is our own good name, and that which gets it. और मेरे इसमें रिक्वेस्ट ये है कि सर कि बाकी अस्पताल जो जहाँ गवर्नमेंट ने अपने बनाए हैं, आप इसको काइंडली इनकरेज करवाइए कि जिस डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेट कराएं, अनलेस एंड अनटिल फॉर सम रीज़न
वहाँ से डिफाइन किया जाता है कि वो ठीक है, उसका आईडी कार्ड के ऊपर हो सकता है वो मुल्तान हो लेकिन रेजिडेंट वो लाहौर का हो। कहने का मतलब यह है कि जी जिस वक्त एक सेंटर से लोग उठ के एक सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी इज़ रिलेटिवली अ सिंपलर ऑब्जेक्ट, और मुल्तान की टीम जो एंजियो की बोथ ऑपरेटिव टीम्स एज वेल एज कार्डियोलॉजी टीम्स, आई नो देम ऑल वेरी वेल एंड पर्सनली, इनफैक्ट आई नो ऑल ऑफ देम अराउंड द कंट्री वेरी पर्सनली एंड दे आर एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट पीपल। लेकिन वो जब नाम का लेके आ जाते हैं या फिर कोई उनका ये ख्याल होता है कि जी वहाँ पे नहीं है, तो वी एक्चुअली नीड टू encourage and support all the centers in every way। और उसी तरह से सेक्रेटरी साहब ने भी वेरी काइंडली वो किया है ताकि उन सेंटर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो। सर हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स की एक शॉर्टेज या उसकी वजह है, उसके अंदर एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी मैटर इज़ योर इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द डे टू डे, और जो आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए भी सेक्रेटरी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है, ही इज़ वेरी काइंडली सेड कि दे लुक इनटू ऑल ऑफ दोज फाइनेंशियल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम जिसको हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मगर what I still request is कि you should encourage your own people of all the districts कि भाई आप पंजाब गवर्नमेंट is trying their best कि हर जगह पे हर फैसिलिटी हो, because with heart especially the regarding the angiography angioplasty, सर आप लोगों ने पुरानी स्टेटमेंट तो सुनी होगी, time is money, in us it is time is muscle। डिस्कशन कर लेंगे, लेट्स कम बैक टू दिस ऑडिट। सर पीआईसी के टोटल 14 पैरे थे जिसमें से 5 सेटल हैं सर। तो जो पैरा स्टार्ट होता है सर वो पेज नंबर 254 से स्टार्ट होता है। टोटल कितने पैरा थे? सर 14 पैरे थे। अच्छा, उसमें से 5 सेटल्ड हैं। 5 सेटल्ड हैं। प्री पीएससी तक सर सेटल हो गए थे। कहाँ स्टार्ट हो रहा है? सर 254 पेज नंबर 254, पैरा नंबर इज 19.4.15 जी। सर ये एक्सपायर्ड स्टंट्स का पैरा है सर 3.78 मिलियन का, जिसमें सर एंटिटी ने प्रोब और इंक्वायरी करके पेनल्टीज भी लगा दी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की हुई है? The responsibility has been designated, people have been penalized for doing the mistake, sir। क्या पेनल एक्शन हुआ है? सर मैं आपको डिटेल से इसकी सर शेयर कर देता हूँ सर। सिरे जून जुलाई अगस्त 2021 में सर ये स्टेंट्स एक्सपायर्ड स्टेंट्स सर 38 पेशेंट्स में डाले गए थे, 39 नंबर ऑफ स्टेंट्स सर। और उसके बाद सर इस पर इंक्वायरी की गई सर, इंस्टीट्यूट ने भी की, फिर स्पेशलाइज्ड हेल्थ में भी इसकी इंक्वायरी हुई, फिर सीएम के ऑर्डर्स से सर एसएन वहीद साहब से सर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सर उन्होंने इसकी डिटेल इंक्वायरी की अगेंस्ट 44 पीपल सर। और 44 में से सर ऑलमोस्ट 31-32 पीपल्स के खिलाफ सर ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमएस और उनके जो फार्मासिस्ट थे और जो टेक्नीशियन थे उन सब के खिलाफ सर। इसमें 2 टेक्नीशियन सर जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल थे सर उनको सर नौकरी से फारिग किया गया सर, डिसमिस किया गया सर। उसके अलावा सर इवन सर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सर उनकी विद होल्ड की गई 15% पेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स सर। इसमें सर जो एमएस थे सर क्योंकि वो रिटायर हो गए उनकी रिकवरी की गई इक्वल टू 3 इंक्रीमेंट सर। इसके अलावा सर फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई सर, 5 ईयर्स की उनकी जो थी सर्विस वो फोरफिट की गई सर। इसमें काफ़ी सर 44 लोगों के खिलाफ कार्रवाई अपना जी सर, जिसमें हुई है, जिसमें से काफ़ी लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। आई थिंक सेक्रेटरी साहब आप सेटिस्फाइड हैं इंक्वायरी से? पहले को सेटल कर बस इंक्वायरी को रिपोर्ट सर काइंडली शेयर हो जाए। सर वो अभी तक रिपोर्ट शेयर नहीं हुई सर, हम दे चुके हैं सर, आप काइंडली अगर पता कर लें उनसे, हम रीचेक सर कर लेते हैं। वेरीफाई करें सर, वेरीफाई करके सेटल लेकिन कर। सर उन पेशेंट्स का क्या बना होगा जो 48 जिनमें हाँ पेशेंट की क्या पोजीशन है? ये कोई बिल्डिंग तो थी नहीं। ये कोई वाली बात, एक चीज़ डेट के ऊपर एक मसला था और बेशक वो बात बिल्कुल सही है। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस टू हैव हैपेंड, इट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड हैव हैपेंड, बट ऑल ऑफ दोज पेशेंट्स रिमेन अंडर direct scrutiny of all the consultants who were involved in looking after those patients and the whole team, all up till 2 to 3 years, all were doing well। बहन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त एक लफ्ज़ का गलत यूज़ किया जाता है मार्केट पे और आप उसको मीडिया में हाईलाइट करते हैं, तो वो तो अभी ये फॉर एग्जांपल दिस होल थिंग आपको ये मालूम है, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने मीडिया में फिर से ये बात चला दी थी, एंड दे वांटेड टू अगेन एम्बैरस द गवर्नमेंट
and embarrass the hospital. हकीकत में जाहिर है this is something which the media should be scrutinized. Why did they do something which of this level, where they are causing bad name to the government? It was. नहीं एक मिनट मैडम हिला, let's not get off track. मीडिया को अपना काम करने दें सर, चाहे रिपोर्टिंग वो जिस तरह ही कर रहे हैं, हमें अपना काम करना। जी नेक्स्ट सर अगला पैरा जो है वो पेज नंबर 265 पे है जी सर। पैरा नंबर है 19.4.17 ब्रैकेट में 3 सर। सर ये पैरा जो था ये लेट डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट नहीं किए गए थे कॉन्ट्रैक्टर से, 4.2 मिलियन का था, लेकिन सर अभी ये रिकवर कर लिए गए हैं और सिर्फ 4 आइटम्स की डिटेल रिपोर्ट नहीं प्रेजेंट की गई ऑडिट को, और हमारा मौक़िफ़ ये था कि विदाउट डिटेल रिपोर्ट ये मेडिसिन्स एक्सेप्ट कैसे की गई, और अभी तक 4-5 साल गुजर गए हैं तो डिटेल रिपोर्ट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं की गई। जी सर काइंडली से इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। ये जो 19.4.1 7.3 है मैडम, ये बेसिकली पैरा था जो कॉन्ट्रैक्टर फेल टू सप्लाई मेडिसिन। हाँ ये लेट डिलीवरी का नहीं, ये लेट डिलीवरी नहीं है, मैं बताता हूँ। अच्छा ये और है? हाँ लेट डिलीवरी नहीं था ये, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1.5 जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सर। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे सर, इनकी जो टोटल सप्लाई इन्होंने करनी थी इसमें 70 मिलियन की करनी थी, लेकिन इन्होंने बाकी सप्लाई कर दी। जो डिफ़ॉल्ट हुआ सर वो 5.8 मिलियन का डिफ़ॉल्ट हुआ सर, और ये तो टोटल सर 9 कंपनीज थी सर, जिसमें फिरोज सन्स बड़ी रिनाउंड कंपनी थी सर, जो फिरोज सन्स हो गई, एबट लेबॉर्ट्रीज हो गई। अब सर इनका ये कोविड का पीरियड था और सप्लाई चेन की वजह से इन्होंने प्ली ली कि जी हम ये नहीं सप्लाई कर सके ड्यू टू ये कि हमारी सप्लाई चेन जो थी इफेक्ट हुई थी। इस पर सर ऑडिट ने 2 बातें की। उन्होंने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस वारंटी जो है वो फोरफिट की जाए और इन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। सर परफॉर्मेंस वारंटी सर हमने फोरफिट की, 2,94,000 बनती थी सर तमाम फर्म्स की जितनी उनकी परफॉर्मेंस वारंटी थी, और वो चलान हमने सर ऑडिट को वेरीफाई करा दिए। अब ब्लैक लिस्टिंग सर उसमें सर हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि ये जितनी भी सर फिरोजसन फार्मा एबट लेबॉर्ट्रीज ये सर बहुत बड़ी बड़ी सप्लायर्स हैं सर PIC के सर, इनको ब्लैक लिस्टिंग करना, और वो भी कोविड जैसे वक्त में जिसमें ये जो जिस अमाउंट पे डिफ़ॉल्ट किया है सर, ये तो शायद पॉइंट समथिंग % बनती हो। उन्होंने इन टाइम आपको बता दिया था कि हमारी ब्लॉक जो चेन है बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। जी सर, और उसमें सर कोई इसके अगेंस्ट कोई रिस्क परचेज भी नहीं हुई जिसमें कोई नुकसान हुआ हो। और जैसे मैंने कहा सर, ये जैसे फिरोजसन लेबॉर्ट्रीज है सर, ये 1 मिलियन की सिर्फ ऐसा जहाँ उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, ये तो सर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की सप्लाईज देते हैं सर। तो ये तो अगर इसको ब्लैक लिस्ट करेंगे तो फिर हमें DG साहब सर अगर आप अलाउ करें तो सर ब्लैक लिस्ट करना तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर इनका राइट है, वी कैन ओनली सजेस्ट। आगे आप जो डिसीजन है, हम सर जो बात है वो बिल्कुल इन्होंने फॉरफिट कर ली है। उसके अलावा सर जो मेडिसिन सप्लाई भी होती है ना, उसकी डिटेल आती है इनके पास, वो हम जब ऑडिट करते हैं तो हम देखते हैं जो सप्लाई मेडिसिन हुई है उनमें भी कुछ मेडिसिन की डिटेल नहीं दिखाई गई। वो डिटेल आप इनको वेरीफाई करा दें अगर आपके पास है। ठीक है सर, इसे ये पॉइंट तो कहीं डिस्कस नहीं हुआ है STSC में, हमारे पास भी कहीं नहीं है। मैं इसी में कह रहा हूँ कि ये देख लें, कुछ सर इनसे रिकनसाइल कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट हाँ ठीक है इसको रिकनसाइल कर लें एंड योर सजेशन इज वेलकम, पर वो पैरा है सेटल्ड। थैंक यू सर। नेक्स्ट पैरा 268 पेज पे, और ये सेटल है सर। मैडम अगर हमें काइंडली आप वो बता देंगे ना नंबर, क्योंकि वो अब तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो गई। सर अब हम पेज 270 पे हैं और ये पैरा नंबर 19.4.22.4। अनऑथोराइज्ड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, प्लेसमेंट ऑफ फंड्स, ये भी कोविड के दौरान सिमिलर केस है निश्तर वाला? नो सर। नहीं सर। अच्छा बताएं सर। ये अकाउंट इन्होंने ओपन कराया था, ऑडिट ने फिर पॉइंट किया कि अकाउंट आपने क्यों ओपन कराया, इसकी अप्रूवल नहीं है। तो सर उसके आंसर में हॉस्पिटल कह रहा है कि जी हम वो अकाउंट जो है तो क्लोज़ करने के लिए हमने उसको बता दिया, बैंक को लेटर लिख दिया। हम सर ये कह रहे हैं कि एक तो ओपन क्यों हुआ था वो जस्टिफाई कर दें, और सेकेंडली उसका कोई हमें वॉच्ड अकाउंट दे कि उस अकाउंट में कहाँ से फंड्स आ रहे थे, उनका क्या यूटिलाइजेशन क्या हुई है, कि हमें पता चले कि वो फंड्स। व्हाई वाज दैट अकाउंट ओपन एंड क्या पर्पस था उसका? सर मैं बताता हूँ सर।
सर जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई सर, ये 2013-14 की पॉलिसी थी कि तमाम अकाउंट्स जो हैं अपने बैंक ऑफ पंजाब में ट्रांसफ़र कर दें सर। उससे पहले सर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी सर। और पीआईसी के सर हिस्टोरिकली सर जब ये ऑटोनॉमी हुई सर, इनके अकाउंट चल रहे थे यूबीएल के साथ सर, काफ़ी सालों से चल रहे थे सर। और ये इनका अकाउंट वो था जिसके अंदर इनकी रिसीट्स का अकाउंट था, जिसमें सारी रिसीट्स आती थी पेइंग पेशेंट की, और उसके बाद वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, जैसे पीएलए में चली जाती है और जिस तरह से गवर्नमेंट शेयर गवर्नमेंट को चला जाता सर। अच्छा सर, इसमें ये हुआ सर कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई तो हमने तमाम अपने अकाउंट जो थे वो बैंक ऑफ पंजाब में ट्रांसफ़र कर दिए और रिसीट वहाँ जानी शुरू हो गई सर। ये अकाउंट को सर क्लोज ना करने की वजह उस वक्त ये बनी कि बाकी अकाउंट हमने सारे क्लोज कर दिए। ये एक पर्टिकुलर अकाउंट था यूबीएल का, क्योंकि यूबीएल के अंदर सर बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट थे सर। ये अकाउंट में सिर्फ ये होता था कि मंथली उसके बाद से सिर्फ सैलरी मंथली जाती थी और वहाँ से डिस्पर्स होती थी सिर्फ उन अकाउंट्स के अंदर सर। अब सर जब ऑडिट ने ये पॉइंट उठाया तो हमने मैनेजर से वहाँ बात की। उन्होंने कहा जी आप ऐसा किया करें, आप बैंक मैनेजर के नाम जो उनका कलेक्शन अकाउंट है, आप बैंक मैनेजर के नाम चेक दिया करें और हम आपके तमाम अकाउंट्स में जो लोगों के सैलरी अकाउंट्स हैं उसमें सैलरी क्रेडिट कर दिया करेंगे। तो सर वो भी अब हमने रोक दिया है उनको, इवन सैलरी क्रेडिट करना भी, उनको हमने लेटर लिख दिया कि आप हमारा अकाउंट क्लोज कर दें। तो हमारी तो सर रिक्वेस्ट 22 से आपने लिखा हुआ है, अभी तक क्लोज हुआ कि नहीं हुआ सर? अभी उन्होंने सर वो कह रहे हैं हमारे हेड ऑफिस हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, उनको हमने दोबारा एक रिमाइंडर भी दिया। क्लोज करना नहीं चाह रहे आपका बैंक अकाउंट सर? मेरे हम तो सब्जेक्ट टू क्लोजर सर अगर सेटल कर दें तो सर हम इनको दिखा देंगे सर क्लोज करके सर उसका सर। नहीं सर, उधर से पैसे सारे ट्रांसफर हो गए। फाइनेंस ये मुझे बताएं कि ये सोली इनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोगेटिव नहीं होना चाहिए ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट एंड नहीं सर, कमर्शियल अकाउंट खोलना जो सरकारी अदारों का वो फाइनेंस की परमिशन के साथ, ताकि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन काम कर। फाइनेंस की परमिशन या उनके चीफ नहीं फाइनेंस सर। ओके, तो सर ये बंद कर देना चाहिए अकाउंट, और अभी चाहे तो अभी भी क्लोज कर सकते हैं, लगता है फौरन होना चाहिए। सर हमने पैसे सारे ट्रांसफर हो गए ये इसी अकाउंट में पैसे। सर इसमें एक बहस है कि आपके बहुत सारे अकाउंट्स ये सैलरीड अकाउंट्स हैं और सैलरी लोग वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। जिस वक्त आप इसके ऊपर इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू इनकरेज कि वो अपने वहाँ से अकाउंट्स ट्रांसफ़र करें बीओपी में। हिस्ट्री इज़ कि पहले ये अकाउंट्स बीओपी में एक ज़माने में एग्जिस्ट किया करते थे, फिर इसको यूबीएल में शिफ्ट करवाया गया। बहुत सारे बाकी फॉर एग्जांपल मेरा जैसे कि डॉक्टर साहब ने वहाँ पे कहा कि जी क्या नोज़ मी फ्रॉम डेज ऑफ माई इन म्यो, सो उधर मेरा जो अकाउंट था सर वो यूबीएल का था, बिकॉज मैं पीआईसी से गया था, मेरा यूबीएल ही में चल रहा था। उससे पहले एक ज़माने में नेशनल बैंक में चला करते थे ये चीज़ें। सो अब इस वक्त फॉर एग्जांपल वेयर आई वाज इन गंगाराम, तो गंगाराम वाले का हबीब बैंक के साथ चलता है। तो सैलरीड अकाउंट, कोई शख्स ने अपना अकाउंट सैलरीड डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें आपकी सैलरी जा रही है, व्हाई डू यू वांट, आर वी गोइंग टू इनकरेज बीओपी, आर वी सपोर्टिंग बीओपी एंड मेकिंग श्योर के बाकियों में ना? तो फिर अगर आपने किसी बैंक को सपोर्ट करना ही है इस मुल्क के अंदर तो नेशनल बैंक को करे। सर ये सैलरीड अकाउंट गुजारिश ये है फाइनेंस उसकी एक ऑर्डर पास कर दे सर कि सारे अकाउंट इसी बैंक में जाएंगे। सर अगर सर इजाज़त दें तो जो सैलरी डिस्पर्समेंट है ना वो प्रोसेस सारा डिफरेंट है। मेरा सर अपना अकाउंट भी सर मेरा लाइट बैंक में है, लेकिन ये बात हो रही है गवर्नमेंट के अकाउंट की। हम सर अपना सैलरी अकाउंट जहाँ भी रखें उसका बकायदा सर सैलरी अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का किसी और हेड का अकाउंट है सर? ये जो है तो पीआईसी का अपना अकाउंट है। अब ये तो सर बता रहे हैं कि ये सैलरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको बंद कर दें। सर इनका अपना अकाउंट बीओपी में है, वहाँ से सैलरी का चेक सर जा सकता है और अलाइड या यूबीएल के लोगों को सर पे जा सकती है। देखें आपका जो इसमें एक मेरी बात सिर्फ ऐड कर लें। देखें डॉक्टर साहब ने जो फरमाया कि यूबीएल में सैलरीज के लिए पैसे रखें और बीओपी में क्यों रखें। देखिए बीओपी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बैंक है तो साफ ज़ाहिर उसको तो फेवर देनी है। जो पैसा एक प्राइवेट सेक्टर में वो फ़ायदा उठा रहा है तो आपके साफ ज़ाहिर अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो अगर वो बीओपी में आएगा तो गवर्नमेंट का फायदा है, पब्लिक का फायदा है। सर वो सारा अकाउंट हमारा बीओपी में शिफ्ट हो चुका है सर। अब तो सर हम इसमें ऑडिट से एग्री कर रहे हैं सर, हमें अब उसकी जरूरत नहीं रही क्योंकि हम मैनेजर जो है ना यूबीएल उनके नाम अकाउंट बनाते हैं, हमारे सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर लिखिए सर, सेक्रेटरी साहब लिख दें बैंक के क्लोज करें, क्लोज करके वेरीफाई कराएं। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट Next para is on page 273 and para number is 19.4.24.7. सर ये पैरा जो है ये एक्सेस परचेज ऑफ मेडिसिन पे है सर। 14 करोड़ की मेडिसिन जो है वो ज़्यादा परचेज कर लीगी, शेल्फ लाइफ से ज़्यादा, 1 साल तक सर यूज़ हो सकती है।
हाँ, तो 1 साल तक सर 1 साल तक की सर शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। तो सर ये 2 साल तक मेडिसिन जो है वो मौजूद रही स्टॉक में। सर आपने स्टॉक हाई मेंटेन रखा है। जी सर, मैं एक्सपायर हुई थी कोई मेडिसिन बीच में? सर मैं पहले सर डिटेल शेयर करता हूँ। सर इसमें हमने सबसे पहले तो अपने एक इंटरनल इंक्वायरी कराई सर, क्योंकि ये बात इनकी ठीक है, हम ऑडिट से एग्री करते हैं। इतना ज़्यादा लंबा स्टॉक रखना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता स्टोर्स में सर। अब इसमें सर नॉर्मली 172 आइटम्स थी सर जो 6 मंथ में कंज्यूम हो गई, और 125 आइटम्स थी जो ऑलमोस्ट साल में कंज्यूम हुई, और फिर उसके बाद टोटल जो सर 18 मंथ्स में कंज्यूम हुई वो 297। लेकिन 18 मंथ भी बहुत बड़ा पीरियड है सर। इसके लिए सर प्री PAC ने डिसाइड किया कि इसको रेगुलराइज कराया जाए। ये नहीं, इंक्वायरी जो आपने इनिशियली कही थी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई थी सर? वो हमारी इंटरनल इंक्वायरी थी ना सर, उसी में उन्होंने कहा कि इसमें 1.5 से 2 साल लगे हैं तमाम चीज़ों को। इंटरनल इंक्वायरी अब इंटरनल नहीं रही ना, अब तो पैरा बन गया। Exactly, तो बताएं क्या इंक्वायरी का क्या फाइंडिंग क्या थी? सर अब इन्होंने इसको रेगुलेशन की इंक्वायरी कमेटियाँ बनाई है हेल्थ ने सर, और उनको जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं सर इनके सर्विसेज हॉस्पिटल के सर, वो उस इंक्वायरी को सर कंडक्ट कर रहे हैं सर। और जैसे पैरा सेटल नहीं होगा, इंक्वायरी रिपोर्ट मस्ट बी furnished in 2 months, 60 days. बिल्कुल सर, ठीक। नेक्स्ट सर नेक्स्ट 2 पैरे जो हैं सेटल हैं सर दरमियान में। अब अगला पैरा जो है वो पेज 280 पे है और पैरा नंबर है 19.4.6.7। जी सर ये उस दौर में जो एडहॉक डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते थे और उसकी एक्सटेंशन होती रहती थी, जबकि वो जो अप्रूवल CM की थी वो 1 साल के लिए थी। जी, ये हमने परसों भी केस डिस्कस किया था, इसमें हमने क्या फैसला किया था, याद है आपको? फाइनेंस पे एंड अलाउंसेस को फिर उनके रेगुलराइज होना चाहिए। हाँ सेक्रेटरी साहब, और ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए केसेस आप रेगुलराइज करा लें फाइनेंस से। नेक्स्ट Sir, next para is on page 283 and the para number is 19.4. 283? जी sir. Next para. Para number is 19.4.7.3. Poor human resource management. सर ये शिफ्टिंग ऑफ हेडक्वार्टर से रिलेटेड है कि किसी एक जगह के 4 लोग कहीं और सर्व करते रहे, तो उनके पे एंड अलाउंसेस को रेगुलराइज कराने का बोला गया। सर इसमें सबमिशन हमारी है सर, ये 4 एम्प्लॉयज़ थे सर, जिसमें 3 कंप्यूटर ऑपरेटर थे और 1 ड्राइवर थे सर। और ये कोविड के ज़माने में सर सेक्रेटरी ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ को सर ये लोग सर वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए थे, ताकि वो कुछ एंट्रीज उन्हें जैसे कंप्यूटर पे करनी होती हैं और कोविड के अंदर असिस्टेंस के तौर पे सर। अब सर इसमें सर कोई 9 मंथ का टेन्योर है सर इनका कंप्यूटर ऑपरेटर्स का, उसके बाद ये वापस आ गए थे, और ड्राइवर का भी कोई 1 साल का टेन्योर है जिसके वापस इन्होंने ज्वाइन बैक कर लिया था। लेकिन सर क्योंकि रूल ये कहता है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर अपने हेडक्वार्टर से कहीं और रहते हैं तो फिर फाइनेंस के थ्रू वो सीट उधर शिफ्ट करा ली जाए। सर फाइनेंस आप इसको सर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं, आप सेटल कर आप सेटल करें। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पैरा इज ऑन पेज 286। जी, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जी सर 19.4.41.3। जी मैडम अब बता दूँ मैं यहाँ पर? सर नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का पैरा सर मैं बता देता हूँ सर, ये बेसिकली सर सेंट्रल परचेज का पैरा है सर, और सेंट्रल परचेज सर स्पेशलाइज्ड हेल्थ करता है सर। इसमें प्री PAC हुई थी, उन्होंने कहा था ये पैरा बेसिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाए स्पेशलाइज्ड हेल्थ हो, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता है। तो सर ये ऑलरेडी हमारी तो ये सजेशन है कि ये पैरा को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट रेगुलर कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? सर स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सर सेंट्रल परचेज का पैरा है सर। अच्छा, सेंट्रल परचेज है। जी सर, जी सर। तो वो सर हमारे पास फॉर्मेशन के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता सर परचेज का, वो सर हमारी रिक्वेस्ट है, और प्री PAC ने भी ये तो फिर पैरा बनाया क्यों आपने? आपको नहीं पता था कि ये आपके पास ऑडिट, आपको नहीं पता कि ये सेंट्रल परचेज सर है? इनके बजट हेड का है ना, तो वो बजट से देख के तो वो उधर शो हो गया, इस वजह से वहाँ से बन गया। तो ये सर पेमेंट तो इनकी तरफ से जाती है ना, तो हम वो बड़े लकीर के फ़कीर हैं अभी तक सर। ये दुनिया परफॉर्मेंस ऑडिट कर रही है, हम अभी तक हेड काउंट को फॉलो नहीं कर पा रहे कि किधर पड़ा सर है। कंप्लायंस विद अथॉरिटी हेड्स ही करते हैं, परफॉर्मेंस होता है तो अलग कर लेते हैं। सेक्रेटरी ऑफिस दिखा दे।
सेक्रेटरी साहब सर ये नेक्स्ट रेगुलर ये तो प्री पीएससी में ही सेटल हो जाना चाहिए था। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ डिपार्टमेंट एक प्राइसिंग का फैसला कर देता है, टेंडर तो इन्होंने देना होता है, प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स तो इन्होंने देने होते हैं, तो ये सारा मलबा वापस हमारी तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? हमने तो तमाम अस्पतालों के लिए एक प्राइस कोट कर दी है। पैसे इन्होंने भरे थे, पैसे इन्होंने, हमने इनके अकाउंट में पैसे जाते हैं सर, इन्होंने पैसे एक्सपेंस करना है। जी सर। व्हाई शुड आई सर उन्होंने टेंडर का सारा रिकॉर्ड मांगा था, टेंडर नहीं। हाँ जी सर नेक्स्ट रेगुलर ऑडिट में हो गया सर, ये रेगुलर ऑडिट में अगर आप ये सर असल में एंटिटी जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को कह रही है अपना ऑडिट करवाएं, ये नहीं बात, जहाँ एक्सपेंडिचर हुआ है वहीं ऑडिट होगा। इसका प्रोब करा लें 2 मंथ्स में, पता लग जाएगा कहाँ ऑर्डर पड़ा हुआ है। सर ये नेक्स्ट रेगुलर ऑडिट में कर नेक्स्ट प्रोब ऑर्डर हो गया, नेक्स्ट करें। ये आखिरी पैरा है। जी सर, पीएससी ख़त्म हो गया था। पीएससी ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आज मीटिंग भी ख़त्म हो गई है। थैंक यू सर।